अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। सुबह जरा अरबी सिखा रही थी थोड़ी बहुत जो मुझे आती है ना। पुर्तगाल इज ऑरेंज। अच्छा, because I started off by saying कि आप तरबूज लग रही हैं बिल्कुल, तो उन्होंने कहा नहीं तरबूज नहीं। करेक्ट किया कि अगर किसी फ्रूट का ही नाम हो रहा है तो पुर्तगाल बेहतर है, जो कि अरबी में ऑरेंज को कहते हैं। एनीवे, हम तो ऐसी बातें करते ही रहते हैं। क्या हाल है भाई? वेलकम एवरीबॉडी। टुडे इज अनदर ब्रांड न्यू डे विद द सेम ओल्ड इश्यूज कैरिंग फॉरवर्ड। तो कभी-कभी हम विश करते हैं कि काश हम मतलब आगे निकले ना, कोई नेक्स्ट बात हो, लेकिन हम वहीं गोल गोल घूम रहे हैं। वही ऐसा लगता है हम एक्चुअली हर 3.5 साल 4 साल बाद उसी पॉइंट पे आके इट्स अ फुल सर्कल खड़े हो जाते हैं, जहां हमें नजर आता है कि एक पार्टी डिसमेंटल हो रही है, दूसरी पार्टी मजबूत हो रही है। यहाँ तो बस एक पार्टी डिसमेंटल ही हो रही है, मजबूत तो अपेरेंटली कोई नहीं हो रहा, सब कुछ कमजोर ही हो रहा है इंक्लूडिंग आवर कंट्री। और दैट इज़ वेरी ट्रू एंड दैट इज़ द डिप्रेसिंग बिट कि कभी हमने अपने आप को हम आगे जा रहे हो, इन चीज़ों को हटा के हम बहुत आगे हों, और वी आर सो फार अवे फ्रॉम दैट। लगता है कि अभी हमें मतलब एक ज़िंदगी और लगेगी कि हम एक दूसरे को ट्रस्ट करना शुरू करें, कोई बेहतरी लाएं और कुछ मुल्क के और मुल्क के लोगों के लिए एक्चुअली सोचें। बिकॉज अभी तो हमें जो जंगें नज़र आ रही हैं, लफ्ज़ों की जंगें हों, ये पार्टी बाजियाँ हों, पार्टीज़ के बीच में हों, दे आर सो सेल्फिश दैट लिटरली जितना भी कह लें जी आपके लिए और ये मुल्क के लोगों के लिए और पाकिस्तानियों के लिए, दिस इज़ पावर गेम गोइंग ऑन। और हमें पता है क्या है, बड़ी कंफ्यूजिंग सूरत हाल हो जाती है बहैसियत इंसान सब के लिए। जो लोग थोड़े से मतलब बैलेंस्ड अपनी ओपिनियन रखते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तरफ उनके सामने ये सूरत हाल है जहां लोगों को उठाया जा रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, इंसानी हकूक़ की पामाली के भी खदशात, शदीद खदशात मंडला रहे हैं। इनफैक्ट बहुत से वाक़यात रिपोर्ट भी हुए हैं, जैसे कि कल शीरी मज़ारी साहिबा के दोबारा अरेस्ट के ऊपर उनकी बेटी जो है ईमान, उनकी जो घर की वीडियो है, बड़ा लोगों को रंज हुआ दुख हुआ देख कर। लेकिन एट द सेम टाइम लोगों को समझ नहीं आती, क्योंकि उनके सामने वो तमाम बयानात, वो तमाम ट्वीट्स, वो तमाम हरकतें आ जाती हैं जो इन लोगों ने की हुई हैं। जैसे कि किसी ने कल शीरी मज़ारी की दोबारा गिरफ्तारी पर अफसोस का इजहार किया। जी बिल्कुल, तो उसके नीचे एक पुरानी ट्वीट शीरी मज़ारी साहिबा की मंजर आम पर एक और शख्स ले आया, जिसमें उन्होंने इमरान खान जो अपने कुत्तों को खाना डाल रहे थे उस तस्वीर में एक खातून रहनुमा को फोटोशॉप करके लगाया, और शीरी मज़ारी साहिबा ने वो ट्वीट की हुई थी। और उस खातून रहनुमा की वो उस वक्त की तस्वीर थी जब वो अपनी वालिदा की कब्र पे बैठकर फातिहा खानी कर रही थी। तो समझ में नहीं आता कि इन लोगों ने भी इतनी गिरी हुई हरकतें की हैं कि अब इनके साथ इजहार हमदर्दी किया जाए या इजहार यकजहती किया जाए। नहीं, हमदर्दी फिर भी होती है, बट यू आर राइट, ये रिमाइंडर्स बीच में आ जाते हैं। लेकिन अभी भी जो हो रहा है ये ठीक नहीं है अब्दुल्ला। जिस तरह खास तौर पे चले, लेट मी बी वेरी स्पेसिफिक, ख़वातीन जो पार्लियामेंटेरियंस हैं या फिर जो इस पार्टी की ख़वातीन हैं, इनकी फॉलोअर्स हैं, जिस तरह ट्रीटमेंट की जा रही है, लिटरली लगता ही नहीं है कि हमारे मुल्क में कोई किसी औरत की, किसी खातून की इज़्ज़त करता है। नंबर 1, जिस तरह ये सब कुछ हो रहा है। दूसरा ये कि हम एक मुसलमान मुल्क हैं और हम बड़े प्राउड मुस्लिम कंट्री हैं। इनफैक्ट वी फील कि हमारे जो वैल्यूज़ हैं, जो हमारा कल्चर है, वो हर किसी से बेहतर है। एंड वी आर द, वो एक होता है ना, लेकिन अगर ख़वातीन कानून को हाथ में लेंगी तो आई एम सॉरी, कोई ये इस बात पे नहीं छोड़ा जा सकता कि वो खातून है। नहीं तो ठीक है, उनको बालों से घसीट के लाना जरूरी है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, देयर इज अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स। खातून हो या औरत हो, मर्द हो, बच्चा हो, अगर गलत हो रहा है तो ऑफ कोर्स उनकी पकड़ होनी चाहिए, लेकिन एक तरीका होता है। मतलब लुक एट द वे दे आर बीइंग, जिस तरह के अल्फाज यूज हो रहे हैं, जो वीडियो सामने आ रही है, जिस तरह के उनको घसीटा जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, अब्दुल्ला आई एम टोटली अगेंस्ट दैट। अच्छा, कोई भी हो, किसी भी पार्टी से नहीं, जहां भी इस तरह का रवा रखा जा रहा है तो रवैये की ही बात हो रही है, कर रहे हैं की जानी चाहिए। और फ़र्क यही है कि जब वो पार्टी जो आज ज़ेर एताब है, जब उनके ओपोनेंट्स के साथ ये सब कुछ होता था और टीवी पे भी ज़्यादा नहीं आता था क्योंकि इजाज़त नहीं थी, आई एम सॉरी, उस वक्त। उस वक्त ये लोग ढोल बजाते थे, तालियां बजाते थे पेविलियन में खड़े होकर, और आज अक्रॉस द बोर्ड मजम्मत की जा रही है जहां जहां भी ऐसे वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं। कल निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर साहब ने दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि भाई कुछ दहशतगर्द जो हैं ज़बान पार्क में छुपे हुए हैं, और 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। जो 24 घंटे अभी पूरे हुए नहीं हैं, होने वाले। उन्होंने क्या कहा था, ज़रा सुन लीजिए। इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन आई है जो बड़ी ख़तरनाक, वो ये है कि आर्मी की तनसीबात पर हमला करने वाले 30 से 40 जो दहशतगर्द हैं वो इस वक्त ज़मान पार्क में खान साहब की रिहाइशगाह
के अंदर पनाह लिए हुए हैं और इदारों के पास इंटेलिजेंस और टेक्निकल कंफर्मेशन भी आ चुकी है जियो फेंसिंग के जरिए भी कि ये लोग वहाँ पर मौजूद हैं। इनमें वो लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने जिना हाउस के अंदर घुसकर आग लगाई, तोड़फोड़ की। 24 घंटे पंजाब की निगरान हुकूमत PTI की लीडरशिप को दे रही है कि इन दहशत गर्दों को जो कि मिलिट्री तनसीबात पर हमलों में शामिल थे और ज़मान पाक में पनाह गज़ीन है, इनको पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया जाए। अब कानून को हाथ में लेने वाले इस बात को याद रखें कि उन्होंने दोबारा ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश की तो उन्हें फवाद चौधरी से भी ज़्यादा तेज़ दौड़ लगाना पड़ेगी। अच्छा जी, साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने कल से ज़मान पार्क के गिर्द सिक्योरिटी सख्त कर रखी है और अब डेडलाइन भी ख़त्म होने को है। और पिछली बार आपको याद ही होगा कि इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश में पुलिस को ज़मान पार्क में सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा था, मगर अब ज़रा हालात जो हैं वो बिल्कुल चेंज हो चुके हैं और PTI पर पहले ही 9 मई के वाक़यात का बहुत बोझ है और कई पुराने रहनुमा जो हैं वो पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ भी कर रहे हैं। जैसे कि कल आपने सुना होगा, कल परसों से ही फवाद चौधरी, अली जैदी, सेनेटर वलीद इकबाल ने खुलकर वाक़यात की मजम्मत की है या करवाई गई है और आमिर कियानी ने सियासत ही छोड़ दी है। MNA महमूद मौलवी इस्तीफ़ा दे चुके हैं। मैं इस किस्म की सियासत का हिस्सा नहीं बन सकता कि कल खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पे कोई आँच है तो उसमें मैं भी उस लिस्ट में हूँ। मैं PTI से, उसकी मेंबरशिप से, बेसिक मेंबरशिप से और उस जो अहदे मेरे पास हैं उनको मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, उससे मैं दस्तबरदार होता हूँ। और मैंने और सियासत एज अ होल ये मेरा कप ऑफ टी नहीं है। पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान रेलवेज, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, अगर पाकिस्तान के है मुल्क तो ये पाकिस्तान के असासे हैं। और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ा, मैंने देखा कि जिस तरह के वो पहले वो कोर कमांडर साहब के घर में जिन्ना हाउस जिसे कहते हैं जो तोड़ फोड़ की, ये मैं तो PTI तो ये थी कोई नहीं, मुझे पता नहीं क्या था। मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारी पार्टी के अंदर से ये आवाज़ें निकालते हैं। 9 मई को जो वाक़यात पेश आए, जिस तरह से कोर कमांडर लाहौर के घर के ऊपर जो वाक़या पेश आया, जो GHQ में मामला पेश आया, हर वो शख्स जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान की फ़ौज से है, ज़ाहिर है कि वो इस पर रंजीदा है कि ये वाक़यात इंतहाई काबिल शर्म थे। वो भी लोग मुलव्वस हैं, चाहे वो PTI के हैं चाहे PTI के नहीं हैं, वो उस इंक्वायरी के नतीजे में उनको करार वाकई सज़ा होनी चाहिए। वैसे आई होप कोई माइंड ना करे, लेकिन ये ऐसे अल्फाज सुन के ना थोड़े से ज़रा बिलीव नहीं किया जा सकता कि ये लोग ये ऐसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि नहीं करते थे। का सिलसिला पता है कहाँ से शुरू हुआ? आमिर कियानी साहब का कहना था ना, पॉलिटिक्स इज नॉट माय कप ऑफ टी, मतलब a lot is probably his cup of tea, a lot he has allegedly done. लेकिन खैर एलिजिडली पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास जो डन है उनकी इतनी खबरें हैं, तो एलिजिड में क्या अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि मजम्मतों का सिलसिला तब से शुरू होना चाहिए जब PTV पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बलवाइयों ने हमला किया था और नेशनल टेलीविजन की नशरियात बंद हुई थी उस वक्त, क्योंकि पूरा सिस्टम इनको सपोर्ट कर रहा था। तो बलवाई तो ये वहाँ से हैं, तो ये कोई ना कहे कि को वो याद नहीं करते, वो नेगेट कर देते हैं, उनको बहुत पुरानी बातें हो गई। उसमें दहशतगर्दी के मुकदमात थे इनके ऊपर, इंक्लूडिंग अब आई होप कि लोगों की मेमोरी इतनी भी शॉर्ट टर्म ना हो चुकी हो कि वो चीज़ें भूल जाए, लेकिन वी डोंट नीड टू रिपीट इट बिकॉज़ इस वक्त फ्रेश मवाद काफ़ी है। बिल जला रहे थे खड़े होके, याद है आपको? जी बिल्कुल याद है, वो सिविल डिसोबीडियंस की भी बातें हो रही थी, लोगों को कह रहे थे टू टैक्स ना दें। अच्छा जी, साथ ही आपको बता दें कि इमरान खान भी बदलते हालात को बिल्कुल एंगेज कर रहे हैं, भांप रहे हैं और शायद यही वजह है कि मुज़ाहमत के बजाय पुलिस से दरख्वास्त कर रहे हैं कि एक्शन से पहले कानूनी तकाजे पूरे करें। मैंने भी सुना है कि जनाब 40 दहशतगर्द मेरे घर में हैं जिनको मैंने पनाह दी हुई है और कहा जी कि हम इनके ऊपर कोई घर के ऊपर कार्रवाई होगी 40 दहशतगर्द को पकड़ने के लिए। मेरी रिक्वेस्ट है आपको कि 40 दहशतगर्द अगर घर में हैं तो मेरी ज़िंदगी को भी ख़तरा है, मेहरबानी करके ज़रूर आए यहाँ, लेकिन इस तरह ना आए कि कोई दावा बोल के, इस तरह करें सर्च वारंट लेके आए एक मौसम माशरे की तरह,
आए कि कोई नाम तो दें, ये दहशतगर्द है कौन, और आए हम आपको सारी दिखा देते हैं घर में किधर है, कितने दहशतगर्द हैं। शायद मेरा ही फायदा करवा देंगे कि अगर कोई छुपा हुआ वो दहशतगर्द है। ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम करते हैं हमारे साथ ही जवाद मलिक इस वक्त हमें ज़मान पार्क के बाहर से ज्वाइन कर रहे हैं। जवाद, थैंक यू। वैसे तो मौसम बड़ा खुशगवार हो गया था, रात को सुना है लाहौर में आंधी तेज़ बारिश भी हुई है, लेकिन अभी ज़मान पार्क के बाहर क्या सूरत हाल है? कुछ मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए कारकुन भी आपको नज़र आ रहे हैं या आज वीराना है, सुनसान पड़ा है ज़मान पार्क? अब्दुल्ला, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। हम जब यहाँ पे आए थे सुबह, और चूँकि आज शेड्यूल था कि खान साहब जो हैं वो इस्लामाबाद जाएंगे, नैब में पेशी है और मे भी उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पेशी थी आज, तो हम तो बड़ी तैयारी के साथ आए थे कि जोश जज्बा होगा, वहाँ पर कारकुन होंगे, कायदीन होंगे और काफ़ी रौनक होगी। लेकिन हम सुबह 6 बजे से यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर कायदीन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और बल्कि कारकुन भी ना होने के बराबर हैं। अगर आप कहें 4, 5, 6, 7 हैं तो वो भी गिनना मुश्किल हो जाएगा। तो इस वक्त सूरत हाल सुनसान है, वीरान है, और हमें जो टाइम दिया गया था 7 बजे खान साहब ने यहाँ से चलना है, वो भी हमें नज़र आ रहा है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। फ़िलहाल तो ना यहाँ पे सिक्योरिटी है और ना ही हमें कोई इसी तरह के इंतज़ामात नज़र आ रहे हैं। सिक्योरिटी की बात करते चले तो रात हम देख रहे थे कल काफ़ी यहाँ पे सिक्योरिटी थी, कॉर्डन ऑफ किया हुआ था। माल मेरे दाएं तरफ है, माल को बंद कर दिया गया था, और उसके बाद बाएं तरफ सुंदरदास रोड है, उसके बाद ये पुल है धर्मपुरे का, और इस सारी जगह पे हम देख रहे थे बैरियर लगाकर उसके बाद बड़ी भारी नफरी मौजूद थी। जब सुबह हम यहाँ पे आए तो रास्ते तो उसी तरफ बंद थे। ये ट्रैफिक जो है वन वे चल रही है, पटरी तरफ चल रही है, नहर की तरफ जा रहे हैं सिर्फ ठोकर की तरफ। आने वाली ट्रैफिक माल रोड से ज़मान पार्क गुजर कर जो जाती है जल्लो की तरफ, धर्मपुरा, हरबंसपुरा, वो बंद है मुकम्मल तौर पर। सिक्योरिटी भी इस वक्त हमें लग रहा है, देखने में आया कि ना होने के बराबर है। एक एक बैरियर पर, एक एक जगह पर नाके पर सिर्फ 3 या 4 सिपाही खड़े हैं, और उसके अलावा कोई अफसरान मौजूद नहीं है, कोई बड़ी गाड़ियाँ, कोई नफरी हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। तो इस वक्त मजमूई तौर पर यहाँ पर पुरसकून माहौल है, और जो यहाँ पे हड़बोंग होती थी, कैंप भरे होते थे दाएं तरफ बाएं तरफ, वहाँ पर भी यहाँ पर इस वक्त सुबह नाश्ते चल रहे होते थे, चाय चल रही होती थी। यहाँ पर ऐसा माहौल अब नहीं है। अच्छा, मतलब ये थोड़ा सा मैं रीट्रेट इसलिए करवाना चाहूँगी कि हमारे लिए थोड़ा सा अनथिंकेबल है, क्योंकि खान साहब के घर के बाहर तो ज़मान पार्क के बाहर तो बड़ी एक उनकी अपनी सिक्योरिटी, उनके अपने कारकुन, मतलब एक शील्ड होती थी। नॉट टू लॉन्ग अगो, 2-4 दिन पहले की बात कर रहे हैं। वो आप कह रहे हैं कि वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है, कुछ भी नहीं है बाहर, कोई भी नहीं है? जी बिल्कुल, इंसानी आँख तो नहीं देख सकती, ढूंढ सकती, और उनके जो इनसाइड उनकी 4 दीवारी है उसके अंदर वहाँ भी हम देख रहे हैं कि कम सिक्योरिटी मौजूद है। अगर आप थोड़ा सा कैमरा भी अपना मूव करके हमें दिखा दें, क्योंकि ये पाकिस्तान में भी जो लोग हमारा शो देख रहे हैं वो देखना चाहेंगे। जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हूँ। बाजू साहब दिखाइएगा कैमरामैन। ये देखें, ये ज़मान पार्क आपको देख रहे हैं, ये मेन गेट है, यहाँ से एंट्री होती थी। थोड़ा आगे आ जाएं बाजू साहब। तो यहाँ पे देख लें, बिल्कुल इस वक्त बिल्कुल सन्नाटा है, किसी किस्म की कोई ट्रैफिक है ना, कोई सिक्योरिटी गाड़ियाँ हैं ना, उनकी अपनी सिक्योरिटी है। और इस वक्त रास्ते जो बंद किए गए थे नहर की तरफ से, यहाँ पर तो वो एक सेकंड नहीं लगता था कि 10, 20, 30 कारकुन आ जाते थे डंडे पकड़े हुए, और डंडे पकड़कर लोगों को ना सिर्फ तंग करते थे बल्कि जो ट्रैफिक चलती थी, और ख़ास तौर पर अगर कोई पुलिस वाला जा रहा होता था, ट्रैफिक वार्डन जा रहा होता था, या हत्ता के मीडिया वाले भी होते थे, तो उनके साथ थोड़ी सी बदतमीज़ी या ऊँची आवाज़ में बोलते थे। लेकिन आज आप देख सकते हैं मेरे सामने ये गेट बिल्कुल खान साहब के घर को जाता है, गेट बंद है। यहाँ पर भी चौकीदार या कोई सिक्योरिटी वाला या कोई एहलकार इस वक्त मौजूद नहीं है, और मजमूई तौर पर जो सूरत हाल है इंतहाई पुरसकून है माहौल है। और जो हमें बताया गया था कि 7 बजे यहाँ से खान साहब निकलेंगे, उनकी जैमर की गाड़ियाँ, सिक्योरिटी गाड़ियाँ यहाँ पर आ जाएंगी, वो भी हम देख रहे हैं कि सुबह से 6 बजे के बाद यहाँ पर कोई हमें हिलजुल नज़र नहीं आई। हालांकि बुलाया है और उन्हें और बुशरा बीबी को वो नहीं जा रहे हैं, फिर इसका मतलब है। अच्छा, अब जवाब ये बता दीजिएगा कि इनके घर के सामने तो कुछ नहीं है, घर के अक्रॉस इनके एक वो जो छोटा सा पार्क है 100 फुट के फासले पे ही, उसमें भी खैमे लगे होते थे, और उसमें ज़्यादातर दीगर शहरों से आए हुए कारकुन ठहरे होते थे। जब कल वज़ीर इत्तला, निगरान वज़ीर इत्तलात ये कहते हैं कि दहशतगर्द छुपे हुए हैं और उनको हमारे हवाले करते हैं, तो क्या यहाँ से लोगों को आने जाने की कम्प्लीटली इजाज़त है? मगर मैं ये सोच रहा हूँ कि हेड्स अप देने के बाद यहाँ जो सामने लोग पार्क में ठहरे हुए थे, अगर उनमें कोई शरपसंद हैं तो वो तो इस हेड्स अप के बाद या वार्निंग के बाद चले गए होंगे, उनको कोई पकड़ने वाला नहीं होगा।
ये आपने बिल्कुल सही नक्शा खींचा है। यहाँ पर जब 9 मई का वाक़या अभी नहीं हुआ था, उससे पहले यहाँ पर जो तमाम इर्द गिर्द के इलाके थे वहाँ पर कैंप लगाते थे, कारकुन बैठते थे, कायदीन आते थे। यहाँ 24 घंटे एक जमघटा लगा रहता था, काफ़ी बड़ी तादाद में लोग होते थे। लेकिन 9 मई के वाक़े के बाद यहाँ पर जमघटा कम होता गया और फिर जब टिकट्स यहाँ पर तकसीम हुई थी उसके बाद जो टिकट होल्डर थे वो तो यहाँ अपना कैंप और चीज़ें यहाँ से उठाकर चलते बने थे। तो यहाँ पर सिर्फ मकामी लोग थे और कुछ KPK से आए हुए लोग थे। वो यहाँ पर 200-300-400 लोग होते थे, वो यहाँ पर मौजूद होते थे। वो यहाँ पर बैठकर अपना एक जो भी हल्ला गुल्ला करना या जो लोग आ रहे थे उनको वेलकम करना, फिर खान साहब की सिक्योरिटी के साथ उनका वहाँ गेट पर बैठना, वो एक हम इसलिए जी हम थोड़े से इसलिए भी हैरान हैं क्योंकि कुछ अरसा पहले नॉट टू लॉन्ग अगो हमारे अपने रिपोर्टर भी यहाँ खड़े होके जब बीपर देते थे, कुछ रिपोर्ट करते थे, दूर भी खड़े होते थे तो वो तब भी हरास होते थे कारकुनों से, उनको पीछे जाना पड़ता था। इतनी ज्यादा दुनिया होती थी खान साहब की प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन जानना ये जा रहा था कि वो चले गए हैं कल, जो दहशतगर्द अगर छुपे हुए हैं बंद कर दिया था या चले गए? ये भी कल रात को भी रिपोर्टर्स को इजाजत थी घर के अंदर जाने की और पूरा एक वो टूर कराया गया ताकि रिपोर्टर्स मीडिया खुद ही देख ले कि अंदर कोई दहशतगर्द है कि नहीं है, और जो कि ऑब्वियसली कुछ नहीं ऐसा निकला। आप भी क्या उसका हिस्सा थे? क्योंकि हमने टीवी पे देखा कि कल अंदर तक जो घर के बिल्कुल बाहर हमारी तरफ से जी। अच्छा, वो अब जवाब ये बता दीजिएगा कि वो जो सामने लोग थे वो चले गए हैं या हैं उनमें से कुछ लोग अभी? जी बिल्कुल, जो लोग यहाँ पर कैंप वहाँ पार्क में बैठे थे वो कल जब दोपहर को खान साहब ने ऐलान किया था और यहाँ पर कहा गया था कि कोई हल्ला ना बोले, पुलिस वाले ये ज़बरदस्ती ना करें बल्कि आकर अंदर वॉच करें, 4 बंदे उनके 5 अंदर आ जाए, ऑफिसर्स आके वो सर्च वारंट ले आएँ और तलाशी ले लें। तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि मैं यही बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कल दोपहर के बाद ना इस तरफ यानी कनाल की तरफ और ना ही पार्क की तरफ लोग नहीं मौजूद हैं और इस वक्त मुकम्मल तौर पर हम देख रहे हैं कि जो लोग है सफाया हो चुका है, वो आगे पीछे हो गए हैं या अपने कहीं घरों में चले गए हैं। लेकिन यहाँ पर बहरहाल वो लोग पार्क में और इधर अतराफ की तरफ, कैनाल की तरफ, सुंदरदास की रोड की तरफ, माल की तरफ किसी किस्म की ना बाइक्स खड़ी हैं, ना गाड़ियाँ खड़ी हैं, ना लोग खड़े हैं। अनबिलीवेबल। ये बहुत ही अजीब, इसलिए हम आपसे बार बार पूछ रहे हैं। जवाब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया और दिखाया भी है, क्योंकि अगर आप ना दिखाते तो ये मानना बड़ा मुश्किल था कि वहाँ लिटरली कोई भी नहीं है। आई वाज जस्ट थिंकिंग ऑब्वियसली खान साहब की अपनी पर्सनल सिक्योरिटी तो उनके इर्द गिर्द ही होगी, वो तो अंदर ही होगी, लेकिन ये घर है, ये एक बहुत बड़ी एक टॉकिंग पॉइंट, एक मरकज़ बना हुआ है फॉर द पास्ट मैनी डेज और कुछ सालों से भी, तो वो एकदम से उसका वीरान हो जाना। थैंक यू जवाद, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अच्छा जवाद, जो हमें दिखा रहे थे ना पैन करके कैमरा, तो पीछे मुख्तलिफ पेनाफ्लेक्स लगे हुए थे और उस एक पेनाफ्लेक्स पे लिखा हुआ था मुर्शद चौक। तो मैं सोच रहा था कि इस चौक मैंने भी ये पढ़ा था मुर्शद चौक, ये कभी भी नहीं पहले मुर्शद चौक कभी होता नहीं था, था। मेरा ख्याल है कि लाहौर में रहते हैं और जो खान साहब की इस वाली शादी के बाद तो नहीं इस चौक को इस मुर्शद चौक का नाम दिया गया है। आई मीन यू कैन पुट 2 and 2 टुगेदर, मतलब इतना मुश्किल नहीं होगा, कुछ ऐसा ही होगा। अच्छा हमारे नुमाइंदा खुसूसी जरा बड़ी अंदर की खबरें होती हैं, एजाज सैयद भी हमें ज्वाइन करेंगे। एजाज से हम बाद में बात करेंगे, अभी जरा मजीद हम करते हैं बिकॉज एजाज इज नॉट विद अस एट द मोमेंट। अच्छा जी, इसके अलावा आपके पास एक ट्रेलर है मिशन इम्पॉसिबल का, ये मुझे पता है। बहुत ही अच्छी ब्रेक, थैंक यू सो मच टू आवर टीम कि हमें एक ब्रेक चाहिए होती है, बीच में टू मच पॉलिटिक्स हो जाती है और आप लोगों की कुछ फीडबैक भी हमें आ रही होती है। तो चलें आज हम बिल्कुल चीज़ें चेंज कर लेते हैं और A lot of hard work and dedication is required वैसे to be an actor, to be honest, but शुरू में सबको लगता है ना, वैसे सब जगह ही हमारे यहाँ भी अदाकारों की इतनी 12-12, 14-14 घंटे की शिफ्टें होती हैं, सारा दिन सेटों पे बैठे होते हैं। किसी को अगर कोई ये गुमान है या ख्याल है कि ये तो कोई काम ही नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा लोग अक्सर टीवी पे अदाकारों को देखते हैं और कहते हैं ये तो बड़ा इजी पीजी बहुत फ्लफ काम है एंड इट्स ऑल अबाउट ग्लैमर। इट इज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। मतलब कहाँ से, तो हम तो बड़े अपने दोस्तों को जानते भी हैं हाउ दे आर, और इस लेवल पे देखें जो अभी हम देख रहे थे ये ट्रेलर, तो खुद अपने स्टंट खुद ही करना, भाई क्यों कर रहे हो, कोई और स्टंटमैन वगैरह भी तो होते हैं, जो कि हो भी सकता है, डेडिकेशन आप देखें ना इनकी कि दे वांट टू डू इट themselves, तो ये काफ़ी लेवल है इसका। अच्छा जी, और कल से बहुत ही ड्रास्टिक तब्दीली भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बयानात, और इमरान खान साहब खुद भी ज़रा बुझे और ज़रा थके लग रहे थे, और
बहुत से लोग मतलब ये कह रहे हैं कि अभी तो उनकी थकावट का अमल शुरू हुआ है। लेट्स सी आगे क्या होता है। तो आगे क्या होता वाला सवाल लोग हमसे भी बहुत पूछते हैं और हम भी लोगों से पूछते हैं। तो इसके लिए हमने अपने साथ ही अपने दोस्त हमारे नुमाइंदे खुसूसी हैं एजाज़ सैयद, उन्हें दावत दी है। एजाज़ बताइएगा, इमरान खान साहब आपको पता ही है कल दोबारा कहते रहे कि मैं तो चाहता हूं कि मैं आर्मी चीफ से मुलाकात करूं, लेकिन साथ ही इंटरनेशनल मीडिया में जिस तरह से वो नेम एंड शेम करते रहे हैं, मतलब परसों तक की बात है, 2-3 दिन पहले, अब देख लें देयर इज़ अ सीरीज़ ऑफ इंटरव्यूज़ जो उन्होंने दी है, देते रहे हैं। साथ में वो कहते हैं कि तो PDM की वजह से मेरे ताल्लुकात ख़राब हुए हैं, मेरा अपना तो कोई कसूर नहीं है। तो वाकई उन्हें अभी भी ये लगता है कि उनका अपना कोई कसूर नहीं है जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है इसमें? इमरान खान अपना कसूर होगा भी तो वो समझते भी होंगे तो वो कभी ये इस बात का एतराफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इमरान खान अपने कसूर का एतराफ़ करेंगे तो उनके जो फॉलोअर्स हैं वो डिसअपॉइंट होंगे और उनसे उनके फॉलोअर मायूसी की सूरत में अलग भी हो सकते हैं। तो ये कास्ट है इमरान खान को ये देनी पड़ेगी अगर वो एतराफ़ करते हैं। तो इमरान खान इसलिए एतराफ़ की तरफ नहीं जाते, इसलिए वो अपना जो इल्ज़ाम है वो दूसरों के ऊपर आयद करते हैं और वो अपने मुखालफिन को पहले भी साजिशी करार देते हैं, पहले भी इन्हें चोर और करप्ट और डाकू करार देते हैं। तो वो कैसे जो उनके पास एक बुत तराशा हुआ है मुखालफिन का, जो जिनमें दुनिया की तमाम बुराइयां हैं, तो वो कैसे अपनी जो गलतियां उनके ऊपर न डालें। दोबारा बुलाया था, जाएंगे? नैब में इमरान खान फिलहाल नहीं जा रहे। हमारे पास इतला यही है कि नैब के पास कम्युनिकेशन आ जाती है आमतौर पे, जब भी नैब किसी भी मुल्ज़िम को बुलाती है, किसी बड़े लीडर्स को बुलाती है, तो वो पहले इन्फॉर्म कर देते हैं कि वो आ रहे हैं और टाइम को आगे पीछे कर लें। टाइम इनका 11 बजे है, अभी तक तो लाहौर से ये निकले नहीं है, तो ना ही नैब रावलपिंडी को कोई कम्युनिकेट किया गया है कि इमरान खान आ रहे हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इमरान खान आ रहे हैं। एक बात और भी बड़ी अहम है, आपको पता है SPR की तरफ से जो 2 प्रेस रिलीज़ आई हैं और मुख्तलिफ बयानात जो आ रहे हैं, उसमें एक तो एक आर्मी सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई का भी कहा गया, लिखा गया, इशारा दिया गया। मतलब मामलात बड़े सीरियस हैं उन लोगों के लिए भी जो इदारे के अंदर में भी एलिजिडली मुलव्विस रहे हैं या हमदर्द रहे हैं या समहाउ उन्होंने अपनी फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दिए। इसमें कोई शक नहीं है कि जिन लोगों ने अपने फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दिए उनके खिलाफ कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और बाज़ लोगों के ऊपर जो कार्रवाई है वो उनको पब्लिक नहीं किया जा रहा, लेकिन लाहौर वाक़े में जो जिन बाज़ लोगों ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है उनके खिलाफ तो कार्रवाई का भी आगाज़ हो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन असल बात ये नहीं है, असल बात ये है कि ये ऑफ शूट्स हैं असल मसले की। जो असल मसला है वो इमरान खान साहब का मामला है। तो इमरान खान साहब के मामले को हल करने के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है वो अदलिया की तरफ से आ रहा है। तो इस चैलेंज को देखा जा रहा है कि इसको क्या आर्मी एक्ट के तहत ही अगर इमरान खान साहब को दोबारा गिरफ्तार किया जाए और आर्मी एक्ट के तहत ही गिरफ्तार किया जाए, लेकिन उसमें भी अगर आइन के आर्टिकल 245 के तहत गिरफ्तार करते हैं तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने इमरान खान को पेश करना पड़ेगा। इमरान खान का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने फिर जा सकता है। तो फिर वहां पर चीफ जस्टिस मौजूद है जिन्होंने पहले इमरान खान को रिलीज किया और उनके रिलीज करवाने की वजह से ही ये जो सिचुएशंस पैदा हो रही हैं वो फर्दर कॉम्प्लिकेट हो चुकी हैं। अच्छा एजाज़ से बाकी जो PTI लीडर्स को अरेस्ट एंड देन री अरेस्ट ये सब कुछ किया जा रहा है, शीरीन मज़ारी, मुसर्रत चीमा, बहुत से नाम है, अली जैदी, फवाद चौधरी को भी दोबारा अरेस्ट किया कि नहीं किया ये भी हम खैर भूल जाते हैं कि किसको दोबारा कर रहे हैं नहीं कर रहे। करना क्या है इनके साथ? अब क्या इनको भी इनकी भी पेशियाँ होंगी कोर्ट्स में? किस तहत इनको मज़ीद आगे किस तरह लेके जाएंगे इस बात को? देखिए मुख्तलिफ जो लीडर्स हैं अगर वो लॉ एंड ऑर्डर के किसी इशू में मुलव्वस पाए गए तो उनको 16 MPO के तहत भी गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर उनके खिलाफ किसी डिस्ट्रक्शन की कोई सबूत हुआ, मिसाल के तौर पे अली अफजल शाही एक MP हैं पंजाब से, फैसलाबाद से, जिनका लाहौर जिनका एक आला अदालती शख्सियत से ताल्लुक भी है, तो उनके बारे में बताया ये जा रहा है कि उनके ऊपर मिलिट्री
एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, क्योंकि उन्होंने एक खुफिया एजेंसी का जो दफ्तर था फैसलाबाद में उसको नुकसान पहुंचाने की में उनका नाम लिया जा रहा है। तो ये मुख्तलिफ जो लीडर्स हैं उनके खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन नहीं तो क्या एजाज, ये क्या अरेस्ट पहले हो रहा है बाद में डिसाइड होगा कि किसके तहत क्या करना है? हम सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं कि जी हुमा ये तो पहले डिसाइड होता है कि हमने किसके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है, उसके तहत मुकदमा दर्ज होता है। मुकदमा दर्ज होने के बाद उसको गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करके ट्रायल का बाकायदा आगाज किया जाता है। ये इस तरीके से होता है, ये इस तरह नहीं होता कि हम पहले गिरफ्तार कर लें और फिर बाद में सोचें कि हमें करना क्या है। वो इतना हाथ-हाज़िर हो रहा है आजकल, तो उससे इंप्रेशन ये जा रहा था ना एजाज। अच्छा ही बताइएगा कि उस दिन जो 9 मई को कोर कमांडर हाउस लाहौर में हुआ वो तो हुआ, लेकिन और भी बहुत से वाक़यात हुए जिन पे बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई। बहुत सी अहम शख्सियात के घरों का घेराव करने की कोशिश की गई, उनकी लोकेशंस व्हाट्सएप पे शेयर हुई। तो जब खान साहब ये कहते हैं कि हमारा तो कोई हाथ नहीं है, ये सब कुछ बगैर प्लानिंग के तो हो नहीं सकता। ज़ाहिर है उनके घरों की लोकेशंस का इस तरह निकलना, मंजर-ए-आम पर आना, लोगों तक पहुंचाना, लोगों का उनके घरों तक पहुंचना, कोई तो स्पीयर हेड कर रहा होगा। Somebody was doing it. देखिए, जो लाहौर वाक़या है उसके बारे में हमारे पास जो इत्तलात हैं, हुकूमत के पास यानी कि पंजाब पुलिस के पास और खुफिया इदारों के पास इस बात की एविडेंस मौजूद है कि वो तमाम जो वाक़या है वो पहले से प्री प्लान्ड था। इमरान खान साहब की खुद स्पीचेस मौजूद हैं कि अगर मैं अरेस्ट हो जाऊं तो आपने रिएक्ट करना है और किस तरीके से रिएक्ट करना है, उसकी तफसीलात उनके लीडर्स ने अपने लोगों को बताई हुई है। और हमारे पास ये भी इतलात हैं कि बाज़ जो गिरफ्तार किए गए हैं लोग, उनकी तरफ से भी इस बात का एतराफ़ मौजूद है। फिर वीडियोस मौजूद हैं बाज़ पीटीआई के लीडर्स की, ख्वातीन रहनुमाओं की भी और मर्दों की भी, जिसमें वो बता रहे हैं कि ये फलां जगह है, यहाँ पर चले जाएं, हम फलां जगह पर पहुंच चुके हैं और कोर कमांडर हाउस के अंदर भी पहुंच चुके हैं और बाहर भी पहुंच चुके हैं। तो इसमें मेरे ख्याल में अगर इंडिपेंडेंटली तहकीकात की जाए तो काफ़ी सजाएं मिल सकती हैं, लेकिन इसमें अगेन अदलिया का ज़ाहिर एक रोल है। बहुत शुक्रिया आपका एहसास, हमें अपडेट कर रहे थे। और ये सारा मामला है, वीडियोज़ हैं, मतलब मुताद्दिद, एक क्या मुताद्दिद वीडियोज़ हैं, वीडियो बयानात हैं, रहनुमाओं के वीडियो बयानात हैं जिसमें वो एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं, उकसा रहे हैं, उसको सिर्फ यही कहा जा सकता है और कोई उसके लिए टर्म एक्सप्लेनेशन की हो नहीं सकती है। हालांकि बहुत काउंटर वीडियोस और भी फ्लोट कर रही होती हैं जहां वो लोगों को एक दो बातें ये भी सुनाई देती हैं कि अंदर मत जाओ, या डॉक्टर यास्मीन राशिद की एक्चुअली दोनों टाइप्स की आई थी, आपको पता है। एक दफ़ा क्योंकि जब वो इनिशियली उनकी सबसे पहले वीडियो आई थी तो ऐसा ही लग रहा था कि वो गैदर कर रही हैं, वो वेट कर रही हैं कि हम जाएंगे कोर कमांडर हाउस पे, लेकिन बाद में जब एक और वीडियो आई तो उसमें ये वाली वीडियो, और वो रोक रही हैं, वो एक्चुअली इसमें कह रही हैं कि अंदर नहीं जाना और बाहर प्रोटेस्ट करना है। लेकिन सारी बात यही है, जब इतने अरसे से एक चार्ज किया हो आपने अपने फॉलोअर्स को, एक क्राउड को, कि अगर ये हुआ तो हम ये करेंगे, तो वो लास्ट मिनट का यू टर्न नहीं हो सकता। लोग बैठे होते हैं इंतजार में फिर कि कब ऑर्डर आएगा और कब हम घुसेंगे, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड। मतलब ये तो चलें आजकल के वाक़यात हैं, आप कहेंगी मैं फिर पीछे जाता हूँ। वो ऑडियो आपको टेलीफोन कॉल याद है ना, जिसमें इस वक्त के सदर मुमलिकत जो हैं वो अब इससे पहले वाले वज़ीर आज़म को बताते हैं कि ये लोग पीटीवी में घुस गए हैं और नशरियात बंद कर दी हैं, और आगे से हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर कहते हैं अच्छा है, अच्छा है। तो फिर ये अगर माइंड सेट है तो फिर आज किस मुँह से कहा जा रहा है कि हमने तो तशद्दुद की सियासत कभी की नहीं? मतलब ये रिवायत तो आपकी मौजूद है स्टेट इंस्टीट्यूशंस पे हमला करने की, बलवा करने की। सो ये बस फ़र्क है हालात और वाक़यात। और जो सिविल डिसोबीडियंस की बातें तो कहाँ से आ रही होती हैं, बड़े आराम से फेंक दी जाती हैं व्हेनेवर इट सूट्स देम। और एक और खुशखबरी देखें, किसी के घर बच्चा होता है, नई औलाद आती है तो खुशी तो होती है, लेकिन अब खुशी दोबारा होने वाली है, क्योंकि बच्चे की पैदाइश पर माँ के साथ साथ वालिद को भी छुट्टी मिलेगी, और वो भी पूरा 1 महीना फुली पेड। हाउ अबाउट दैट? और ये हुआ किस तरह जी, पार्लियामेंट ने अहम बिल जो है वो मंजूर किया, जिसे मैटरनिटी एंड पैटर्निटी बिल 2023 का नाम दिया गया। अब इसमें बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, उस पर मैं बाद में आऊँगी, पहले ज़रा फैक्चुअली बता दें कि आगे क्या हो। बिल के तहत बच्चे की पैदाइश पर वालिद को 30 दिन की बामुआवजा छुट्टी मिलेगी। माँ को पहले बच्चे की पैदाइश पर 6 माह, दूसरे बच्चे पर 4 माह और तीसरे बच्चे पर 3 माह की छुट्टी मिल सकेगी। वालिद को 3 दफ़ा छुट्टियाँ मिल सकेंगी। फिलहाल इस कानून का इतलाक़ इस्लामाबाद की हदूद में निजी और सरकारी दोनों तरह
तरह के इदारों पर होगा। वैसे द रेस्ट ऑफ द कंट्री शुड आल्सो टेक अ लीड और इसके फुटस्टेप्स को फॉलो करते हुए। देखिए, माँ की छुट्टी का तो इसलिए समझ आती है कि माँ ने तो ऑब्वियसली बच्चा पैदा करना है और उसके बाद उसकी टेक केयर अपनी भी ख्याल रखना है, बच्चे को भी करना है। अब बाप हैज़ टू बी, उसके ऊपर भी कोई ना कोड लगाना पड़ेगा, कोई सेंसर लगाना पड़ेगा कि क्या वो उस एक छुट्टी को, 1 महीने की छुट्टी को उसी तरह यूटिलाइज कर रहा है, विच इज़ टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली। दिस इज़ जस्ट माई ओन पर्सनल ओपिनियन और ये थोड़ा सा मजाक भी है, लेकिन छुट्टी मिले तो लोग बहुत। अच्छा जी, ये बिल पेश करने वाली मेंबर कौमी असम्बली रहनुमा पीपल्स पार्टी कुरतुलैन मरी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कुरतुलैन। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि 2020 से ऐवान में घूमते फिरते बिल आखिर ये करारदाद पास हो ही गई, ये बिल पास हो गया, बुनियादी तौर पर इसके क्या निकात हैं, इसकी ज़रूरत आपको कब महसूस हुई थी, ज़रा बैकग्राउंड बता दें। इसकी देखिए जो खुसूसियात है वो पहली बार एक लैंडमार्क अचीवमेंट हमने जो की है वो ये की है कि हमने वालिद का बच्चे की पैदाइश के वक्त इम्पोर्टेंस जो है वो इस्टेब्लिश कर दी है। अमूमन ये होता है, मैंने काफ़ी इसमें रिसर्च भी किया, पहले बहुत सारे पेरेंट्स से, न्यू पेरेंट्स से मिली, वो कहते थे, माएँ तो कहती थी जी हम मैटरनिटी लीव मांगते थे तो हमें निकाल दिया जाता था, और वालिद कहते थे और दूसरे दिन काम पे बुला लिया जाता था। तो बेसिकली द पर्पस ऑफ द बिल वाज कि आप माँ बाप को ये सहूलत दें कि वो अपने बच्चे की पैदाइश के फौरन बाद इस स्ट्रेस से जो है वो फ्री हो जाएं कि हमें नौकरी पर भी जाना है, उनका फोकस उनका बच्चा रहे। बहुत अच्छी थॉट है इन प्रिंसिपल, और ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों की कि एक नई ज़िंदगी आई है तो एक अकेला तो बंदा उसकी टेक केयर नहीं कर सकता, और फिर उस खातून को भी तो सपोर्ट चाहिए ना अपने हस्बैंड की। सो दिस इज़ गुड थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट। अच्छा, अब ये बताएं कि ख़वातीन को तो पहले भी तनख्वाह के साथ छुट्टी देने का कानून मौजूद है, लेकिन उस पर हर जगह अमल दरामद नहीं होता, तो कानून नया भी बन जाए तो ऑब्वियसली इसकी इम्प्लीमेंटेशन का ही इशू है सबसे पहले। तो अगर इम्प्लीमेंट ना हुआ तो फ़ायदा क्या? तो इस कानून शिकनी की सज़ा क्या सोची है अगर कोई ना इस तरह छुट्टी दे या फिर ना इसको खातिर में लाए इस कानून को? देखिए, अब कानून बनाना पहला फेज़ होता है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन और अमल दरामद जो है वो दूसरा फेज़ होता है। अगर हम यही सोच के कानून ही ना बनाएं कि इस पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो फिर आई थिंक हम बड़ी नाइंसाफ़ी करते हैं। इस बिल में बड़ा क्लियरली कहा गया है कि इफ़ एनीवन डज नॉट कंप्लाई तो उसमें पेनल्टीज़ हैं विच इंक्लूड फाइन्स एंड इम्प्रिजनमेंट। तो बड़ी टफ हमने पेनल्टीज़ रखी हैं। बाकी आहिस्ता आहिस्ता इट इज़ माई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि लोगों का माइंडसेट बदलेगा। ये एक बड़ा ही अलमिया है कि हम एक केपेबल औरत को नौकरी से निकालना प्रेफर करते हैं, ना कि इसके कि उसको हम मैटरनिटी लीव दें। अब प्रिंसिपल बात तो आपने सही की है कि कानून पहले बनता है और इम्प्लीमेंटेशन बाद में, लेकिन कानून पहले भी था तो उसकी भी उस तरह इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई थी और अब उसके ऊपर एक और भी आ गया है। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल हमने आपसे पूछना है। आपको पता है सूबों में अभी ये कानून बनने वाला है, इसलिए अभी इस कानून का नफाज इस्लामाबाद तक ही महदूद है, लेकिन क्या इस्लामाबाद में काम करने वाले मुलाजमीन पर ही इसका इत्तलाक होगा या फिर इस्लामाबाद में जो कंपनियां रजिस्टर्ड हैं वो भी इसके ताबे होंगी? इस्लामाबाद में जो कंपनियां इस्टेब्लिश्ड हैं, इस्लामाबाद में जो रजिस्टर्ड हैं, अगर आप देखें उसमें सोशल क्लब्स भी इंक्लूडेड हैं, उसमें सब वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। दूसरा ये कि एनीथिंग दैट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट लाइक द स्टेट बैंक, और जैसे आपके एयरपोर्ट्स हैं। मैं इतनी ख़वातीन से मिली जो हमारी FIA की बहनें होती हैं, वो कहती हैं जी हमारे पास कोई जगह नहीं होती, कोई रास्ता नहीं होता, अपने जो है ना हम मैटरनिटी लीव जब मांगते हैं हमें नहीं मिलती। तो आप ये देखिए ना वो कहाँ दरवाज़ा, वो कौन सा खटखटाए। तो एयरपोर्ट्स ऑल जो भी इदारे हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट के गवर्नड हैं। इसके साथ साथ मैं ये कहूँगी कि मुझे बहुत उम्मीद है, मैं पूरी उम्मीद हूँ कि सूबे भी इसको जो है इस कानून को अडॉप्ट करेंगे और अपनी अपनी असेंबली से पास करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका कुरतुलैन मरी साहिबा। आप तो पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं, यहाँ सिंध से मेरा ख्याल है सूबों में सबसे पहले सिंध को लीड करना चाहिए और इस कानून पर अमल दरामद होना चाहिए, और ना सिर्फ सरकारी बल्कि निजी इदारों को भी इसका पाबंद बनाना चाहिए, बिकॉज इट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी डिफिकल्ट। ये वो वाली चीज़ें, ये वो वाला कानून, इट मेक्स परफेक्ट सेंस। तो बस शुरू का जो पहला महीना होता है ना, बच्चा सोता ही नहीं है रात में, और अगर तो वो दोनों के लिए डिस्टर्बेंस, तो वो बाप ने अगर सुबह काम पे जाना है तो अच्छा इसमें मैंने एक और चीज़ भी ऐड कर, अब यहाँ तक अगर हम आ ही गए हैं, बहुत ही अच्छी सोच है कि दोनों माँ बाप को वो टाइम चाहिए होता है, तो डे केयर सेंटर्स,
क्रैश, इस किस्म की चीज़ों पे भी आ जाए, क्योंकि देर आर सो मैनी वर्किंग वेमेन नाउ एंड मैन तो कर ही रहे थे कि अगर दोनों पेरेंट्स घर से बाहर निकले होंगे तो बच्चे की टेक केयर कौन करेगा। तो लिहाजा इसको भी मैंडेटरी बनाए कि हर जगह, बेशक मल्टीनेशनल हो, लोकल कंपनीज हो, जहाँ भी हो, उनकी प्रोविजन होनी चाहिए कि जिनके बच्चे छोटे हैं वो ला सकते हैं इधर, वो अपना आराम से काम करें, उनको वो टेंशन नहीं होगी कि बच्चे घर में अकेले हैं या क्या है, वो बच्चों को उस नर्सरी में रखें। एक आया भी वहाँ दी हो कंपनी ने। इट्स नॉट अ बिग रिक्वायरमेंट एंड इट इज नॉट अ बिग डिमांड एट ऑल। 12x12 का कमरा चाहिए, उसमें चंद खिलौने जो एम्प्लॉयज़ अपने घरों से खुद ला के डाल सकते हैं। लिटरली हम ये कर देंगे और सब लोग कर सकते होंगे, क्योंकि बच्चों के इतने खिलौने होते हैं जो पड़े होते हैं जिससे आप नर्सरी भर सकते हैं। एक आया या दो आया आपको चाहिए जो वहाँ पे बच्चों का ख्याल रखे, लिहाज भाई रखे। बहुत सी जगहों पे इधर हो भी रहा है, तो अगर आपने देखना ही है हाउ इट इज़ डन तो देखा भी जा सकता है, बट इसके बारे में अगर कोई लॉ बन जाए तो वो भी काफी। और वालिद की छुट्टी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वालिद जो नौकरी पेशा शख्स है जिसने काम पे जाना है वो कैसे जाएगा अगर वो पूरी रात जागेगा, तो बिकम्स इम्पॉसिबल। वी हैव ऑल बीन इसी तरह ही है। अच्छा जी चलें, इस पे तो हमने जल्दी से बात कर ली। दूसरी अब्दुल्ला की स्टोरी फुटबॉल। मैनचेस्टर सिटी ने चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में रियल मैड्रिड को हराकर फाइनल में बना ली है जगह। मुबारक। ठीक है जी। चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल के दूसरे लेग में मैनचेस्टर सिटी ने रियल मैड्रिड को आउट क्लास किया है और 4-0 से कामयाबी हासिल की। 5-1 की इनकी मजमूई बर्तरी के साथ इवेंट के फाइनल में हो गए हैं ये पक्के। और मैनचेस्टर सिटी और इंटर मिलान के दरमियान चैंपियंस लीग का फाइनल होगा 10 जून को इस्तांबुल में। चलो जी चलें। Would you be there? No, I won't be there, लेकिन I have, आपको पता ही है मेरा इंटरेस्ट लेवल क्या है, लेकिन चूंकि इस्तांबुल में होगा तो चलो मान लो। So yeah. ओह वेल ओके चलें जी, ये हो गया। और हमें प्लीज़ लिख के बताइए कि आप जहाँ काम करते हैं वहाँ बच्चों के लिए नर्सरी या डे केयर है? और भी चीज़ें लिख के बताया करें ना, बहुत सी चीज़ें तो आप बता ही रहे हैं, वो हमें हमेशा सुननी नहीं होती, थैंक यू। लेकिन कोई सजेशन हो, कोई क्या और जाते जाते ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सादिक खान, देसी मेयर्स की बात कर लेते हैं। सादिक खान के लंदन में मुंतखब होने के बाद पाकिस्तानी निजादों की बरतानवी सियासत में शानदार एंट्री तो आपको पता ही है हो ही गई है। यास्मीन डार मैनचेस्टर की पहली पाकिस्तानी निजात मुस्लिम खातून लॉर्ड मेयर मुंतखब हो गई हैं। कंग्रेचुलेशंस यास्मीन डार के खिलाफ किसी ने वोट नहीं डाला। यास्मीन डार बोली वो मैनचेस्टर में दूसरों को बाइख्तियार बनाएंगी। और कौंसलर अख्तर जमान बोल्टन सिटी काउंसिल के डेप्यूटी लीड मुंतखब हुए हैं। अख्तर जमान का ताल्लुक ज़िला गुजरात से है। कौंसलर राजा मोहम्मद अयूब खान मेयर ऑफ बोल्टन मुंतखब हुए हैं। कौंसलर अयूब खान का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर के ज़िला कोटली से है। How nice. हमने टेक ओवर कर लिया। अच्छा एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं और ट्विटर पे हमें साबिक डीजी रेडियो हैं मुझसे सोलंकी साहब, उन्होंने लिखा कि ये मैंने अपना आंखों देखा एक तजर्बा है कि रेडियो पाकिस्तान हेडक्वार्टर्स में इतनी सिंगल मदर्स एंड मैरिड वुमेन होती थी जिनके पास नहीं होता था। उन्होंने कहा कि कई साल पहले फिर मैंने इस्टेब्लिश किया और रेडियो पाकिस्तान हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में एक्चुअली देयर इज अ डे केयर वर्किंग। वाओ। सो यस बहुत सी जगहों बहुत से लोग हमें और भी ट्वीट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से शुरू कराया अपने इदारों में ये। तो ये चीज़ इसके बारे में बात करना शुरू कर दें अपने इदारों में जहाँ आप काम करते हैं। वी वर टॉकिंग अबाउट दिस बिफोर द ब्रेक बाय द वे, इफ यू गाइस हैव जस्ट जॉइंड अस, कि किस तरह वर्किंग स्पेसेस में, प्लेसेस में डे केयर सेंटर होना चाहिए, क्रैश होना चाहिए, एक नर्सरी छोटी सी होनी चाहिए। क्योंकि अब अगर फादर्स को भी मैटरनिटी लीव जो है, पैटर्निटी लीव राधा महीने की मिल रही है, तो फिर इस चीज़ को और बढ़ाएं ना, तो फिर आप डे केयर सेंटर्स वगैरह भी दें एंड यू कैन डिमांड फ्रॉम योर प्लेसेस ऑफ वर्क जहां आप लोग काम करते हैं। ये तो बहुत ही मतलब ये तो बगैर डिमांड के ही हो जाना चाहिए। नहीं वैसे हम जिस इदारे में बैठे हैं यहाँ नहीं है, तो लिहाजा हमारी डिमांड तो ऑलरेडी लेट अस डू द पहल फ्रॉम हियर कि हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ भी हो, इधर भी हो, हमारे दफ्तरों में भी हो, तो लिहाजा वी ऑल हैव टू मेक दैट पुश अ लिटिल बिट। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे। सोशल मीडिया आज के दौर की आपको पता ही है हकीकत है। हुकूमत ने इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया चंद दिन बंद रखा। अभी भी मुझे तो लगता है कि कभी बंद हो जाता है ट्विटर कभी चल पड़ता है, ऑन ऑफ रहता है, ऐसा ही रहता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ज़्यादा चल भी रहा है, लेकिन कभी कभार जो एक इंतहाई मायूस फैसला था, गलत फैसला था जिसे पसंद नहीं किया गया, लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरह का प्रोपेगेंडा किया गया या जिस तरह की जाली वीडियोज़ और झूठी खबरें फैलाई जाती रहीं,
ये भी काबिल मज़म्मत है और ख़ास तौर पर बाज़ गैर संजीदा अनासर की तरफ से रियासती इदारों से मुताल्लिक़ अफवाहों का जो बाज़ार गर्म किया जाता है मुल्क में अनारकी और अफरा तफरी का बाइस बनता है और ये बात किसी भी रियासत के लिए नेक शुगून नहीं है। ऐसे मनफी और झूठे प्रोपेगेंडे ही का नतीजा है कि हुकूमतों को पीका या दीगर सोशल मीडिया मुखालिफ कवानीन बनाने का जवाब मिला। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक ने भी तस्लीम किया कि पाबंदी गलत थी, लेकिन जिस वक्त लिटरली वो हमसे बात करे तो लिटरली उस वक्त उससे पहले कुछ घंटे पहले बहाल हो चुका था इंटरनेट, बट व्हाइल वी वर स्पीकिंग टू हिम ऑन आवर शो वो ख़त्म हो चुका था दोबारा। तो एनीवे दिस वाज अ फ्यू डेज बैक। उन्होंने क्या कहा था ज़रा सुन लीजिए। मेरा वादा था, मेरा शुरू से हमेशा से ये वादा मौक़िफ़ रहा है कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या इंटरनेट की बंदिश मसले का हल नहीं है। पहले जो मेरा ख्याल है सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हुआ, फिर आप सब ने देखा कि शहीदों के और गाजियों के जो तनसीबात की जमारत थी उनकी बेहरमती की गई। मैं समझता हूँ, मैं अपने पाकिस्तानी जो सोशल मीडिया यूजर है उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी सूरत में रेड लाइन को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अच्छा देखिए, बॉटम लाइन ये है कि किसी भी चीज़ का इख्तियार जो है वो लोगों से ज़िम्मेदाराना रवैये का तकाजा करता है और सोशल मीडिया भी इज़ नॉट डिफरेंट। सोशल मीडिया सार्फिन को भी चाहिए कि सोशल मीडिया के आज़ादाना इस्तेमाल का हक़ जो है वो महफूज रखना है तो ज़िम्मेदाराना रवैये का मुजाहरा करें। दोबारा कहेंगे इस चीज़ को क्योंकि ये बिल्कुल लोगों को ये दिमाग से ये चीज़ जो है ये निकल गई है कि ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे तो कुछ भी कर दे, कोई उल्टी जो अच्छा पता है क्या, पता है, डोंट से थिंग्स ऑन ट्विटर दैट यू कैन नॉट से टू समबडीज फेस। अगर थोड़ा सा अपने लिए एक पैमाना जो है आप बना लें कि अगर आप किसी के मुंह पे जाके ये चीज़ नहीं कह सकते, जो कि आई होप नहीं कह सकते क्योंकि बदतमीजी के ज़ुमरे में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, देन डोंट राइट इट डाउन ऑन ट्विटर आइदर। मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा। आप कहते हैं ना कि गलत फेक न्यूज़ ट्वीट की या उसको आगे फैला रहे हैं, दे एग्जैक्टली नो दैट इट इज़ ओल्ड, दे एग्जैक्टली नो दैट इट इज़ फेक और उसके बावजूद अपने मकासद के हुसूल के लिए ये ट्वीट्स आगे कर रहे होते हैं। जैसे कि सलमान अहमद जो PTI के रहनुमा और गिटारिस्ट हैं, जुनून के होते थे किसी ज़माने में, उन्होंने कल एक वीडियो ट्वीट की जिसमें एक आदमी को लिटाया हुआ है उल्टा और छितर पड़ रहे हैं उसे। वो क्लियरली वीडियो चंद साल पुरानी है, आपको वीडियो देख के पता लग जाता है। वो इसलिए चंद साल पुरानी है क्योंकि चंद साल पहले भी वायरल हुई थी। हाँ, ये वीडियो चंद साल पहले भी वायरल हुई थी और वैसे भी देख के। एंड आपको क्या लगता है सलमान अहमद इतने डामे कि उन्हें पता नहीं होगा ये वीडियो आपकी नहीं है? He knows कि वो वीडियो आपकी है, लेकिन चूंकि it serves his purpose of obviously अनारकी फैलानी है, इंतशार फैलाना है माशरे में, तो वो दोबारा ट्वीट करेंगे और दोबारा करेंगे। एक फेक अकाउंट था या पता नहीं असली अकाउंट था, एक खातून के नाम से अकाउंट था माहम, उसने सीनियर लोगों पे रेप का इल्ज़ाम लगा रही है और कि मुझे रेप के थ्रेट्स मिल रहे हैं इसलिए मुल्क छोड़ के जा रही हूँ, और वो सेम बात 2 साल पहले उसी अकाउंट से ट्वीट हुई है कि वो लड़की कनाडा मूव हो गई है। कहने का मतलब ये है कि वाई, मतलब पहले गंद कम पड़ा हुआ है कि हम उसमें मजीद चीजें डालें, और जितना तो गंद माशाल्लाह ये बाहर से बैठे हुए लोग डाल रहे हैं। आपने सलमान अहमद वाली एग्जांपल दी है ना, जस्ट टू बी फेयर दिस इज नॉट अ पार्टी थिंग, एवरीबडी इज डूइंग इट, क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म पड़ा हुआ है तो आओ इस पे झूठी चीजें डालें, तो माशाल्लाह हर पार्टी ने इसका फायदा उठाया है। I think I'll take a stand and this is a party thing. I think PTI takes the lead in spreading fake. PTI takes the lead because वो सोशल मीडिया पे ही अपनी बात कहना लीड PTI की है, बिकॉज उन्होंने लिटरली एक चीज दैट गोज टू देयर क्रेडिट इज कि उन्होंने लोगों के अच्छा दिमाग खोले कि नहीं खोले, मुंह जरूर खोले, निगतदात से जानते हैं। डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, बहुत शुक्रिया आपका निगतदात आपने सुन लिया, हमारी तो आपस में बहस चलती रहेगी, लेकिन इसी गुफ्तगू में हम आपको शामिल करना चाहेंगे। जो हो रहा है, जो हुआ है, मतलब सर्टनली पाबंदी लगाना, बंद करना किसी मसले का हल तो नहीं है। फिर पीका ऑर्डिनेंस टाइप कवानीन भी आते हैं, लेकिन फिर भी किस तरह से इसको किसी अम्ब्रेला के अंदर लाया जाए, जिसका दिल चाहे मुंह उठा के किसी पे रेप का इल्ज़ाम लगा रहा है, पुरानी वीडियोस ट्वीट करके कह रहा है कि ये हो रहा है, जिससे माशरे में एक्चुअल इंतशार फैल रहा है। कैसे कंट्रोल करें इसको? देखिए, इसको अब ये पहली दफ़ा तो मैं ये बात नहीं कर रही हूँ, आपके प्रोग्राम में जब भी आती हूँ हमेशा ये बात करती हूँ कि इसको रोकने के लिए सिर्फ कवानीन जो हैं वो होना ज़रूरी नहीं है। इसको रोकने के लिए आपके इर्द गिर्द जो मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं, आपका एजुकेशन सिस्टम है, यंग जो लोग हैं, यंग जो बच्चे हैं जो हमें सड़कों पर नज़र आए, क्या आपको लगता है कि उनको पता था कि कौन से कवानीन मुल्क में मौजूद हैं जो ये तोड़ फोड़ करेंगे या जलाओ घेराव करेंगे तो वो उसके अंदर उनको ट्राई किया जाएगा? नहीं, उनको नहीं पता था। लेकिन इसके साथ साथ ये कि जो
आपका कानून, आपकी एजुकेशन, क्या ट्रेनिंग है, क्या लोगों को बताया जा रहा है कि एथिक्स क्या है, ऑनलाइन क्या है, ऑफलाइन क्या है, और फिर जो रोल मॉडल्स होते हैं, जो लोग सोशल मीडिया पे बैठे हैं मैसिव फॉलोइंग के साथ, जो हमारे लीडर्स हैं, वो किस तरह का रवैया अपना रहे हैं, वो जैसा रवैया अपनाएंगे वो उनके जो फॉलोअर्स हैं वो उसी रवैये को अडॉप्ट करेंगे। तो ऐसा नहीं हम कह सकते कि कोई एक होगी गिद्दड़ सिंगी जो हम ले आएंगे और सुंघा देंगे और सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। नहीं, कानून और बाकी सारे इर्द गिर्द के जो डिफरेंट टूल्स और मैकेनिज्म्स हैं वो हम लोगों को चाहिए। और डिजिटल लिटरेसी वगैरह की बात तो कब से हम लोग कर रहे हैं, आपके लोगों को नहीं पता। बाज़ दफ़ा ठीक है बहुत डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाती है एक बदनीयती के साथ, लेकिन बहुत दफ़ा जब लोग उसको आगे फैलाते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, वो इतनी बदनीयती नहीं होती क्योंकि उनको एक सेंसेशनल कंटेंट देखने को मिल रहा है, फिर वो आगे फॉरवर्ड करते हैं, फिर फॉरवर्ड। तो ये इसका हल एक दिन 2 दिन में नहीं निकाल सकते। हम इतने सालों से ये बात कर रहे हैं। अगर आपकी सियासी विल नहीं होगी इसको ठीक करने की, तो फिर आप बस कवानीन बनाते जाएंगे और उन कवानीन का मैं आपको बता रही हूँ कि कोई फायदा नहीं होगा जब तक लोगों को एक्चुअली हम अपने निसाब में डाल के ना बताएं कि आपने डिजिटल सिटीजन कैसे बनना है और कैसे बिहेव करना है। अच्छा, ये आपने बात अच्छी की है निसाब वाली, क्योंकि डिजिटल लिटरेसी की आप बात करेंगे निगत, हमारी तो लिटरेसी के इश्यूज हैं। मतलब हम तो पहले अपनी पढ़ाइयाँ, अपनी तरबियत, अपनी इन चीज़ों में घुसेंगे तो बाद में जाके डिजिटली लिटरेट होंगे या हमें एटिकेट्स उस चीज़ के आएंगे। हाउएवर, हैविंग सेड दैट, ये प्रॉब्लम इज़ नॉट ओनली पाकिस्तान स्पेसिफिक। यस, पाकिस्तान में तो हमें एक वो फट के चीज़ सामने आ रही है बिकॉज वो इंस्टिगेट बहुत ज़्यादा कर रही है, वो हवा दे रही है, एक पहली चिंगारियाँ जो आग शाग लगी हुई है। बट दिस फिनोमेना इज़ रियली वर्ल्ड वाइड। ख़ासतौर पे अगर फेक न्यूज़ की बात की जाए तो फेक न्यूज़ हैज़ अ टेंडेंसी टू गेट वायरल। मतलब वो लोगों को, वो किसी को लग भी रहा हो ना कि दिस इज़ टू गुड टू बी ट्रू और दिस इज़ टू बैड टू बी ट्रू या कुछ इस किस्म की, इवन देन it's just because वीडियो में सेंसेशन शुरू हो जाती है, and also because it is so easy, because it is really a click, that's all it takes. नहीं, ये सिर्फ क्लिक बेट की बात नहीं है, ये बदनीयती की भी बात है। और ख़ास तौर पे जैसे इस वक्त पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं, जानते बूझते हुए, आप लोगों ने 2 वीडियोस का जिक्र किया। अगले दिन मैंने एक वीडियो देखी, उसमें वो ख़वातीन के साथ कोई नारवा सलूक हो रहा था, तो वो इतनी ज़्यादा फैलाई गई कि ये देखें पुलिस क्या सलूक कर रही है। अब वो कहीं मेरी नज़र से गुजरी थी कुछ अरसा पहले और मैंने कहा नहीं, ये मैंने कहीं देखी है, आई स्टार्टेड लुकिंग इनटू इट। वो किसी और की फिर मैंने ट्वीट देखी तो वो 2021 2 वीडियोस को मिला के, एक 2021 की वो वीडियो थी किसी होटल में और एक 2022 फरवरी की थी कराची की। 2 वीडियोस को मिला के इस तरह बनाया गया। वो एक्चुअली मुलजिमा है अपने शौहर के मुबैना कत्ल के इल्जाम में, जिसकी वीडियो जोड़ के चलाया गया सारा मामला। और उसको बहुत से लोगों ने आगे, बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंशियल वो जिनका भी आपने जिक्र किया, उन्होंने उस वीडियो को भी फैलाया था और लोगों के बताने के बावजूद डिलीट नहीं करते। उसकी वजह ये, हाँ, क्योंकि उनको जो फॉलोअर्स मिलते हैं, जो उस पर आगे डिस्कशन जनरेट होती है, जो लोगों में इश्तियाल आता है, फिर वो खत्म हो जाएगा ना अगर आप ये मान लेंगे कि ये वीडियो गलत है। अच्छा निगत, हमने देखा है कि हालिया इंतशार में ज़्यादा किरदार उन लोगों का है या उन मीडिया सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का है। वैसे तो एक तो यूट्यूबर्स का है, यूट्यूबर मुझे पता नहीं क्यों हमें हैरानी होती है कि लोगों को अगर यूट्यूबर कहें तो इतनी आग क्यों लगती है, उतना उछलते क्यों। इट इज़ अ वेरी गुड प्रोफेशन, इट इज़ वेरी लुक्रेटिव प्रोफेशन। तो पता नहीं क्यों इस पर क्यों लोग उछल रहे हैं आजकल ज़रा ज़्यादा हमारे किसी को यूट्यूबर कहने पे भाई। हाँ, सो जो बाहर बैठे हुए यूट्यूबर्स हैं वो ज़्यादा आग लगा रहे हैं बिकॉज जाहिर है वो यहाँ के कानूनी इदारों की रसाई में नहीं है। इसका कोई हल हो सकता है? ये बड़ी दिलचस्प बात है क्योंकि जो आपका कानून है ना, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, जिस पे हम हमेशा बात करते हैं, उसमें जो ये जो ज्यूरिसडिक्शन के इशू को डिस्कस किया गया है, जो भी जुर्म आपके बॉर्डर से बाहर भी करता है, चाहे वो पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी स्टेट के खिलाफ कर रहा है,
और इवन गैर मुल्की है और वो पाकिस्तानी स्टेट के खिलाफ करे तो वो कवर किया जाता है। अब ये हमारी ना अहली समझ लें, कितने साल हो गए हैं उस कानून को आए हुए, तो आपने उस पर कोई इस तरह अमल दरामद नहीं की है कि इंटरनेशनली उसको किस तरीके से इन्फोर्स करना है। लेकिन मैं एक बात कहती चलूं कि हम लोगों की ये रवायत रही और ये रवैया रहा है कि हमने कानून जो है ऐसा लेकर आना है कि बस सब ठीक हो जाए और एक डंडे की जोर पे। ये इस तरह नहीं होगा। ये हम लोगों को अब ये रिक्वायरमेंट्स देखनी पड़ेंगी कि आपकी जेन जी की क्या रिक्वायरमेंट है। आप अगर इस तरह के मेजर्स लेंगे कि इंटरनेट बंद कर दे मुकम्मल, ठीक है, और इतने 7 से 800 मिलियन जो डॉलर्स हैं वो पाकिस्तान का रेमिटेंस आई है पिछले एक साल में आई गेस, तो फिर आप क्या मैसेज दे रहे हैं? ये मुझे तकलीफ दे बात लगती है, क्योंकि बहुत से नौजवान जो लोग हैं उनका अब जरिया मुआश डिजिटली कनेक्टेड है इन सारी चीज़ों से। तो एक तो ये कि अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो स्पीच है ऑनलाइन, जो इश्तियाल अंगेज स्पीच है जिससे वाकई एक्चुअल ऑफलाइन हार्म हो रहा है और वो जुड़ा हुआ है। आपने बात की, ट्वीट की, लोग निकले उस ट्वीट को सामने देखते हुए उन्होंने जाके आग लगा दी। दैट शुड बी समथिंग दैट शुड बी नोटिस्ड। ऑफेंसिव स्पीच को अगर आप क्रिमिनलाइज करना शुरू कर देंगे तो फिर आज अगर ये है तो कल फिर हम होंगे जिनको पकड़ा जाएगा। लेकिन ये आप यंगस्टर्स की बात कर रही हैं, आप यंगस्टर्स की बात कर रही हैं निगत, अब जेन जी की बात कर रही हैं। कभी कभार कुछ उनके रिएक्शन से ये लगता है कि पिछली हिस्ट्री उनको पता ही नहीं है कि क्या हुई थी, एज इफ द हिस्ट्री जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम 10 years बैक। लेकिन ये जो फैक्ट चेक्स होते हैं और देर आर, हर इदारे के भी अपना एक जियो फैक्ट चेक भी है, वाई डोंट दे और पीपल ऑन देयर ओन जिस चीज़ पे वो उनका ज़्यादा एतमाद है वो उस पर रिलाई करें, लेकिन एटलीस्ट चेक तो करें। ये आदत या फिर ये शऊर कैसे डाला जाए कि blindly believe ना करो, because there are so many sources of information now that you really need to be sure what you are getting is the truth. आई थिंक ये एक ऐसी स्ट्रगल है जिसे हम सारे ही फेस कर रहे हैं कि कैसे लोगों को ये शऊर दिया जाए, क्योंकि एक तो आसानी है कि आप फैक्ट चेक ना करें और दूसरा माशरे का जो अब एक रवैया बन चुका है ना वो है सनसनी में रहना, सनसनी खेज खबरें फैलाना। उससे आपको खुद भी तवज्जो मिलेगी, आगे बढ़ेगी, फॉलोअर्स मिलेंगे, लाइक्स मिलेंगे, आर्टिस्ट होगी, आपका एक डिजिटल कैपिटल बनेगा। इसमें बहुत लालच भी शामिल है। तो अगर तो आपकी नीयत वो खराब है ना, और इवन जो इनोसेंट जो पढ़े लिखे मैंने लोग देखे हैं जो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड, उनको जब आप कहें भी ना तो वो फिर आगे से आपको मुख्तलिफ तौजीहात पेश करते हैं कि नहीं ये सही है, ये भी हुआ था, ये भी हुआ था। ये यंग लोगों को बहुत ज़रूरी है। मैं जब ये तस्वीरें देख रही थी बहुत से नौजवान लोगों की जो कि अब पकड़े जा रहे हैं, मैं आपको सच्ची बताऊं मैं बहुत गमज़दा हुई थी, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि वर्किंग क्लास हैं, जिनको नहीं पता पाकिस्तान में क्या कवानीन है। कम अज़ कम आप जब आपके पॉलिटिकल वर्कर्स हैं आप उनको इतनी सियासी बसीरत तो दें कि अगर आप ये करेंगे तो ये कानून है, ये पब्लिक ऑर्डर का कानून है, ये आपका। और इन बच्चों को मैं तो बच्चे ही कहूँगा, इनको फेक न्यूज़ के ऊपर फीड किया गया है सालों, और ज़ाहिर है किसी एक जमात ने तो किया नहीं है। इट वाज अ फुल फ्लेज प्रोजेक्ट जिसमें गुज़श्ता 10 साल से बच्चे एक ही तरह की बातें सुन रहे हैं, एक ही तरह की खबरें देख रहे हैं, एक ही तरह के लोगों को बुरा समझ रहे हैं और एक ही तरह के लोगों को अच्छा जान रहे हैं। तो इन बच्चों का क्या कसूर है? लिटरली जो कसूरवार हैं उनको कसूरवार ठहराना चाहिए। फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। लेकिन इस सारी कॉन्वर्सेशन से एक जो चीज़ हमने अखज़ की है ना वो तरबियत है। आप एक तरबियत ठीक हुई हो किसी की तो किसी इन्वायरमेंट में भी आप डाल दें, बेशक वो सोशल मीडिया पे है, रिएक्शंस हैं, दुनिया के किसी कोने में आप जा रहे हैं, तो फिर आपके फैसले और आपके रिएक्शंस बेहतर होंगे अगर आपकी बेस अच्छी है। तो तरबियत पे बड़ी गौर मेरा ख्याल है कि होना चाहिए। हम बचपन में कभी सुपरमार्केट जाते थे, बच्चे होते हैं ना तो उनको चीज़ें पसंद आई जाती हैं, उठा लेते हैं बच्चे। हर चीज़ तो नहीं लेके दी जाती, ठीक है, हर चीज़ लेके नहीं। और वालिदैन बताते हैं ना कि नहीं बेटा इस तरह चीज़ें नहीं उठाते, बताते हैं ना, तरबियत करते हैं, इस तरह चीज़ें नहीं उठाते, ये चोरी होती है, अल्लाह मियाँ गुनाह देते हैं, सज़ा मिलती है। ये तरबियत जनरली हर घर में होती है। ये कैसे गौल के गौल हैं
जो लूटते चले जा रहे हैं। हमने जिना हाउस का तो देखें, वो तो लूटा ही गया। इसके अलावा वो एक अस्करी मॉल है जिसका किसी अस्करी इदारे से कोई ताल्लुक नहीं है। बाय द वे लाहौर का CSD स्टोर, लोग क्रॉकरियां डिनर सेट उठा के लेके जा रहे थे। ओके, एक अगर आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, बी इट रिटन ऑन ट्विटर और सोशल मीडिया या फिर किसी के मुंह पे आप जाके बात करें, तो रिस्पेक्टफुली भी एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है कि नहीं, या फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के साथ ज़रूर एक डंडा उठा के अगले के सर पे ही मारना है। एवरीबडी नीड्स टू लर्न दैट, और थोड़ा सा टॉलरेंस का लेवल जो है वो भी ज़रा ऊपर करें। और दूसरा, अज्यूम ना करें कि जस्ट बिकॉज अगले की शक्ल पे ये लुक थी या फिर उसका अंदाज बयान कुछ और था, जो हमें ट्विटर पे आती रहती है फीडबैक कि ये स्मर्क थी तो फलाना था। इट इज़ नॉट ऑलवेज एज इट सीम्स। तो थोड़ा सा बैकफुट लें, बेनिफिट ऑफ डाउट दें। एज अ कॉम हम एक दूसरे को बेनिफिट ऑफ द डाउट दें। जंप द गन ना करें कि जी इसका यही मतलब था और यही कहा होगा, ईजी हो जाए। दिस इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द नीड ऑफ द मोमेंट जिसको कहा जाता है। अच्छा जी, अभी हम जरा क्रिकेट की बात करेंगे। वैसे उस बारे में भी बात करना चाह रहा था जो हमें फीडबैक आता है, और बाज़ औक़ात दिल करता है कि आपके फीडबैक को हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे भी डिस्कस करें, क्योंकि ज़ाहिर है वी हैप्पी फैमिली जो आप देखते हैं वो हम सुनते हैं एज एन, वो हमें फिर बताते भी हैं। इट्स गुड टू हियर फ्रॉम यू। खैर, लेकिन फ़िलहाल हम एशिया कप की बात करेंगे। एशिया कप के लिए PCB ने जो हाइब्रिड मॉडल पेश किया था, उस पर किसी फैसले के सभी मुंतज़र हैं। अब ज़राए बता रहे हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने हाइब्रिड मॉडल के तहत दुबई में मैचेस के इनेकाद की मुखालफत कर दी है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने वाज़ेह कर दिया है कि हाइब्रिड मॉडल पर कोई एतराज़ नहीं, UAE का वेन्यू कबूल नहीं है। UAE में गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्रिकेटर्स राज़ी नहीं होते हैं। ज़राए का कहना है गर्मी तो बहुत होगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को इवेंट के श्रीलंका में होने पर भी एतराज़ नहीं है। इसी पर बात करने के लिए हमने ज़रा सुहेल इमरान हमारे साथी हैं, उन्हें दावत दी है। उनसे ज़रा पूछते हैं कि अच्छा जी, ये जो हमें, क्योंकि दुबई में गेट मनी का PCB को फ़ायदा था, और जो बांग्लादेश है उन्होंने कह दिया है कि भाई दुबई में गर्मी इतनी है, लड़के राजी नहीं होते, जो कि बहुत होगी, वनडे मैचेस हैं, इट वुड बी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल प्रॉब्ली। सो सुहेल भाई, बात तो उनकी भी गलत नहीं है कि इतनी शदीद गर्मी में 50 डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे खेल सकता है कोई, और क्यों। लेकिन अब्दुल्ला, अगर आपकी बात मैं पहले करूं तो इससे पहले भी तो इसी डेट्स में वहां पर एशिया कप भी हुआ है, IPL के मैचेस वहां पर हुए हैं, 2 मरतबा IPL हुई है वहाँ पर, और उससे पहले 2018 में मेज़बानी की हुई है इंडिया ने एशिया कप की वहाँ पर। 2022 का जो एशिया कप था वो खेला गया था 27 अगस्त से 11 सितंबर तक। तो ये भी तो मिलती जुलती डेट्स हैं, तो इसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि कोई एतराज़ात होने चाहिए। जितने भी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं, अफ़गानिस्तान तो उसका जो होम ग्राउंड है वो तो पहले ही UAE है, तो ये एक वजह बताई गई है कि पाकिस्तान में किसी तरह से एशिया कप का इनेकाद ना हो, बहाना बनाया जा रहा है गर्मी का। लेकिन इसके पीछे जो चल रहा है वो कुछ और है कि एक ही वेन्यू पर कराया जाए एशिया कप, और उस वेन्यू के लिए जो श्रीलंका है उसका नाम जो है वो फ्लोट किया गया है ताकि पाकिस्तान में किसी भी तरह का मैचेस ना हो। पाकिस्तान ने आखिरी वक्त तक जो 4 मैचेस कराने की तजवीज़ दी हाइब्रिड फार्मूले की, और अब जो डेडलॉक है वो सिर्फ और सिर्फ वेन्यू के ऊपर है। पाकिस्तान ने तरजीही वेन्यू जो है वो दुबई को करार दिया, क्योंकि पाकिस्तान को वहाँ से गेट मनी हासिल हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। उसके मुकाबले में अगर पालेकले में या हैम्बन टूटा में मैचेस होते हैं या किसी और वेन्यू पर मैचेस होते हैं, तो उस तरह का पाकिस्तान को रेवेन्यू जो है वो, और अगर प्लान के मुताबिक पाकिस्तान में भी हो रहा होता सुहेल, तो फिर गर्मी तो यहाँ भी ठीक ठाक पड़ती है। आई वाज जस्ट एक्चुअली यही हम बात अभी कर भी रहे थे और सोच भी रहे थे, ये गर्मी तो, ये मौसम ऐसे हैं, ये महीने ऐसे हैं कि गर्मी हर जगह होगी, तो वहाँ की गर्मी क्यों बॉदर करेगी किसी को ज़्यादा। सिर्फ और सिर्फ वजह जो अभी तक समझ आती है कि वो जो ACC है, और ACC को आपको पता है कि जो कमांड करता है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ही करता है, और आज दिनों उनके जो सरबराह हैं वो जय शाह हैं जो कि BCCI के सेक्रेटरी हैं, बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं जय शाह, वहाँ एक पॉलिटिशियन है बहुत मारूफ उनके साहबजादे, तो उनका खासा असर और रसूख पाया जाता है। यही वजह है कि कुछ रोज़ पहले मोहन डी सिल्वा जो सेक्रेटरी हैं श्रीलंका क्रिकेट के, उनका बयान आया था कि जी हमारे खिलाड़ियों को वहाँ पर एतराज़ है गर्मी की वजह से, और अब यकदम BCB के जो ज़राए, हमने मेरी कल रात ही उनसे बात हुई थी, आज सुबह भी मैंने इस चीज़ की तस्दीक करना चाहिए, तो उनका कहना है कि हमें पाकिस्तान ट्रैवल करने में किसी किस्म की कोई भी रुकावट नहीं है, ना ही हमने इनकार किया, क्योंकि PCB के साथ हमारे रिलेशनशिप माजी में भी और अब भी बड़े अच्छे रहे हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ वेन्यू के ऊपर
एतराज़ है और वो वेन्यू सिर्फ दुबई है, क्योंकि उनके जो सीनियर खिलाड़ी हैं उन्होंने मना कर दिया कि वो दुबई में जाकर इस गर्म मौसम में नहीं खेलेंगे, क्योंकि उसके फौरी बाद एक मेगा इवेंट है और इंजरीज़ का शिकार होने का डर है। इस वजह से हमें ख़तरा नहीं ले सकते, रिस्क नहीं ले सकते कि खिलाड़ी हों। और उनका ये भी साथ साथ उनका ये कहना है कि जी अगर एक ही वेन्यू के ऊपर एशिया कप हो तो ये ज़्यादा मुनासिब है। अब जितनी भी चीज़ें जो अब आने वाले वक्तों में अनफोल्ड होगी वो इसी तरफ जा रही हैं कि एशिया कप जो है वो एक ही वेन्यू पर कराया जाए। जो हाइब्रिड मॉडल था हमारा जिसमें हम बड़ा खुश हो रहे थे, होना था कि अगर एक ही वेन्यू पे होता, लेकिन मान ही नहीं रहे। जो हाइब्रिड मॉडल था हमारा जिसमें हम कह रहे थे कि जी हमें श्रीलंकन और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से हेड्स अप भी मिल गया, ठीक है हाइब्रिड कर लेते हैं, कुछ मैचेस यहाँ बाकी मैचेस वहाँ, वो अभी नहीं बढ़ा मामला आगे, उसमें मसला आ गया है दोबारा से, ऐसा ही है? जी डेफिनेटली जो इंडियन जर्नलिस्टों के साथ हमारी बात हुई है, कुछ बांग्लादेश में भी लोगों के साथ बात हुई है, वो जो एक कंक्लूजन निकल रहा है वो यही है कि अगला जो इजलास होने जा रहा है ACC का, जो कि अगले चंद रोज़ के अंदर होगा, और उसमें यही जोर डाला जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर कि तमाम टीमों को, क्योंकि एतराज़ है, एक तो एतराज़ यह है कि जी दुबई में नहीं हो सकता, चले मान लिया दुबई में आपको एतराज़ है, आप श्रीलंका में हाइब्रिड कर लें, उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर ये दबाव डाला जाएगा कि आप एक ही वेन्यू के ऊपर मेज़बानी आप अपने पास रखें, जिस तरह माजी में भी श्रीलंका ने UAE में किया था, मेज़बानी उन्हीं के पास रही थी, और इसी तरह इंडिया ने 2018 में किया था, मेज़बानी उन्हीं के पास रही थी। अब आप पूरे का पूरा एशिया कप उठाएं और यहाँ पर आ जाएं श्रीलंका में, ताकि ये हाइब्रिड वाला जो मामला ये बीच में से निकल जाए। इसके ऊपर जो इजलास है ICC का, जो हमें बताया जा रहा है, जो मीडिया, इंडियन मीडिया और बांग्लादेश मीडिया से बताया जा रहा है, वो यही जोर डाला जाएगा कि एक ही वेन्यू के ऊपर हो, और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और BCCI जो आइंदा चैंपियंस ट्रॉफी है, तो हम क्यों जाएं फिर आगे? यही तो पाकिस्तान का स्टांस है। तो चलें सुहेल इस पे जरा फिर ये पाकिस्तान का स्टांस जरूर अब जी बता दें, क्विकली 30 सेकंड्स में कंप्लीट कर लें प्लीज़। जी अब्दुल्ला, यही अब मौक़िफ़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का देखना पड़ेगा कि अगर ऐसा होता है कि अगर वो जोर डालते हैं तो पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के हवाले से क्या स्टांस होगा, ये सबसे अहम चीज़ होगी। ये सबसे अहम चीज़ है। थैंक यू सो मच सोहेल भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, हैव अ गुड डे। अभी नहीं कुछ खबर है उससे बात करते हैं। हाल वही होगा जो अभी ब्रेक से पहले था। तो जी एक और बात करते हैं और आपको बताएं कि मुल्क में सियासी अफरा तफरी, माशी बदहाली, महंगाई, रियासती इदारों के दरमियान खींचातानी और सबसे बढ़कर पॉलिटिकल पोलराइजेशन खौफनाक हदों को छू रही है। और पहले बात सियासी जलसे जुलूसों तक महदूद थी, अब जलाओ घिराव और तशद्दुद भी जो है वो रास्ता बनाता नज़र आ रहा है। और सियासी तनाज़ात की आग कौमी फ़ख्र की तारीख़ी अलामतों को निगल गई, लिटरली। मतलब ये ऐसा ही हो रहा है, चीफ जस्टिस हों या अस्करी क़यादत या संजीदा सियासी और समाजी रहनुमा, सबका एक ही मशवरा है, मुज़ाकरात, मुज़ाकरात और मुज़ाकरात। लेकिन इमरान खान तो कहते हैं कि वो इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे, असल में जो ताकतवर लोग हैं उनसे मुज़ाकरात करेंगे। तो वो कौन सी सिविल सुप्रीमेसी की जंग लड़ रहे हैं फिर, अगर वो अब भी सिर्फ फ़ौज से मुज़ाकरात चाहते हैं और सियासी लीडरान के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है? भाई कोई किसी के साथ बैठने को इस वक्त तैयार नहीं है और सारों को पता भी यही है कि द ओनली वे फॉरवर्ड इज़ मुज़ाकरात। लेकिन हम बैठेंगे नहीं भाई, डू इट ऑलरेडी। कौमी सलामती कमेटी के एलामिया में भी मुज़ाकरात ही को मौजूदा बहरान का हल करार दिया गया, मगर क्या कीजिए जी, सियासी हरीफ एक दूसरे पर एतमाद करने को बिल्कुल तैयार नहीं। तो PTI के एक बहुत बड़े रहनुमा ने रब्ता किया, आपने उसको फर्क ये मुझे किसी ने कहा कि अगर आप कहें तो उसको ले आते हैं। हाँ। जिस रहनुमा की आप बात करें मैं समझ रहा हूँ, तो मैंने कहा जी मैं ऐसे कामों में नहीं पड़ता। तो आटे वालों फिर ना ही समझ, मेरे वालों तो ना ही है। अभी भी इमरान खान से मुज़ाकरात की गुंजाइश मौजूद है? मैं तो नहीं कर देगा, नहीं मुज़ाकरात नहीं करना है। इलेक्शन 2023 में हो जाएगा इंशाल्लाह, बिल्कुल। मैं अगस्त में आपकी असेंबली की टर्म पूरी हो रही है, अक्टूबर में ड्यू डेट है इलेक्शन की। इमरान खान के जो दावे हैं उनके ऊपर इंक्वायरी कमीशन जो है उस पर एक इंक्वायरी कमीशन बना, बिल्कुल जी, और वो कमीशन जो है इसको इन्वेस्टिगेट करे, इसके इल्ज़ामात की जो है। तो कमीशन जुडिशल होगा? जुडिशल उसमें जुडिशरी का भी बंदा होना चाहिए, लेकिन मे बी रिटायर्ड आदमी, मेरी राय है। इंक्वायरी कमीशन, इंक्वायरी कमीशन। दूसरी तरफ आपको पता है इमरान खान है वो 9 मई वाक़यात का सारा मलबा इत्तेहादी हुकूमत पर डाल रहे हैं। वैसे इत्तेहादी हुकूमत पर पहले नहीं डाल रहे थे, एजेंसियों के लोग कह रहे थे पहले, तो इदारों के बारे में उनका लहजा थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है अब बदल रहा है, लेकिन सियासी हरीफों के बारे में नहीं बदलेंगे वो।
ये आमने सामना खड़ा कर रहे हैं मुल्क की सबसे बड़ी जमात और उनकी फौज, और ये कामयाबी से ये कर रहे हैं क्योंकि ये पुराने 30 साल के पुराने सियासतदान हैं। ये जाके वहां डराते हैं उनको कि सर वो आपको हटा देगा आके। मैं बार बार कह बैठा हूं कि मैं इदारों के अंदर इंटरफेयर नहीं करता। अगर इंटरफेयर करना होता, जब मुझे पता था कि पिछला आर्मी चीफ मेरे खिलाफ साजिश कर रहा था, आखिरी महीनों में मुझे आईबी की सारी रिपोर्ट थी, तब मैं उसे हटा देता। तो ऑलरेडी आपको पता है कि सिचुएशन क्या है, और 9 मई के वाक़यात ने मुज़ाकरात के इम्कानात को नामुमकिन नहीं तो नामुमकिन भी ऑलमोस्ट, लेकिन मुश्किल तो बहुत बना दिया। पहले ही नहीं हो रहे थे तो अब क्या होंगे। तहरीक इंसाफ के सैकड़ों कारकुन और दर्जनों रहनुमा जेलों में हैं। पीटीआई को एनआरओ दिए बगैर मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ाना हुकूमत के लिए आसान बिल्कुल नहीं होगा। सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मंसूर अली खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। शुक्रिया आपका मंसूर। मंसूर, तहरीक इंसाफ की बतौर जमात पोजीशन ये है कि काफ़ी मसाइल नज़र आ रहे हैं। सर्टनली उनके लिए तो हिजरतों का सिलसिला अब तो ऐसा लग रहा है शुरू हो चुका है, और ये बात भी सबके सामने आ गई है कि खान साहब ने 3-4 दिन अपने और अपने अहल खाना के अलावा किसी पार्टी वर्कर या कारकुन के लिए आवाज़ नहीं उठाई। मतलब कल हमने शो में बात की थी और उसकी भी काफ़ी देर बाद उनका ट्वीट आया था। तो क्या मज़ीद नाराज़ियाँ सामने आएंगी? जी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात के अंदर अब घिर चुकी है। ये आपने बिल्कुल बात सही कही कि काफ़ी दिनों के बाद 10 तारीख को असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी हुई थी, 10 और 11 को, और अब जाके मतलब आज 18 तारीख हो चुकी है। 17 तारीख को उन्होंने इसकी मजम्मत की और एक ट्वीट के अंदर लिखा, और उसके ऊपर भी पूरी बात नहीं कही। मतलब फवाद चौधरी साहब का नाम मिस हो गया बीच में से, जमशेद चीमा, मुसरत जमशेद चीमा, ये तो वो नाम थे जो सिर्फ अभी सामने आए हैं, और कई ऐसे नाम हैं जिनको गिरफ्तार किया गया और इमरान खान साहब उनका नाम लेना भूल गए। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग, इमरान खान साहब की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो वो अपने मोहसिनों को, अपने चाहने वालों को, प्यार करने वालों को अक्सर औकात जल्दी ही भूल जाते हैं। बल्कि कल ही जहांगीर तरीन साहब जब जिना हाउस गए हुए थे तो वहाँ पे जाके उन्होंने भी इसका तस्करा किया कि हाँ, मेरी एक ज़माने में बहुत दोस्ती थी इमरान खान साहब से, लेकिन 2 साल से वो सिलसिला जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो इस वजह से एक पार्टी के अपने अंदर भी जो है ये चीज़ महसूस की गई है। मेरे कई पार्टी के लोगों से मेरी बात हुई और उन्होंने भी महसूस किया कि इमरान खान साहब खुद तो जेल से बाहर आ गए, अपने घर ज़मान पार्क में भी आ गए, उसके बाद बुशरा बीबी के साथ वो लाहौर हाई कोर्ट भी गए, ये सारा कुछ उन्होंने किया। अपनी फैमिली के साथ तो उन्होंने टाइम स्पेंड कर लिया, लेकिन वर्कर्स का ख्याल जो है उनको बहुत देर से आया। तो इसके अलावा वैसे भी ये जो 9 मई का इंसिडेंट है उसकी वजह से पार्टी के अंदर काफ़ी एक नाउमीदी है। बहुत से लोग जो हैं वो इस बात पे गुस्से में हैं कि ये वो सब कुछ नहीं था, हमने इस किस्म की कभी भी कोई सोच जो है उसको सपोर्ट नहीं किया। जिस तरीके से हमने ये हादसा देखे हैं, जगहों इमारतों को जलाया गया, अस्करी इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक्स किए गए, तो ये तो वो सियासी जमात नहीं थी जिसको हमने सपोर्ट किया है। मेरे ख्याल में ये जो पार्टी को छोड़ने का सिलसिला है ये अभी सिर्फ आगाज़ है, इख्तिताम इसका अभी आना बाकी है। अच्छा मंसूर, वर्कर्स का उन्होंने कोई खास जिक्र नहीं किया अप अंटिल रिसेंटली, फिर कल उन्होंने कोई एक स्टेटमेंट दे ही दी थी, एंड यू आर वेरी राइटली यू सेड कि वो अपनी फैमिली पे ज़्यादा उनकी कंसंट्रेशन थी। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया को देखें तो उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा, उनको ये एहसास नहीं हो रहा कि वर्कर्स के बारे में इन्होंने बात की थी कि नहीं की थी। एनीवे, ये बताएं कि जब सुप्रीम कोर्ट और फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी सियासी मुज़ाकरात की बात करती है तो ये बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए कि तहरीक इंसाफ एक सियासी हकीकत है और टेबल पर उसको भी होना होगा। तो इसके लिए फौरी गिरफ्तारियां और मुकदमे रोकना पड़ेंगे, यानी उन्हें टेबल पर लाने के लिए हुकूमत को कोई एनआरओ देना पड़ेगा। तो देना पड़ेगा या फिर आपको ऐसा लगता है कि इसके बगैर भी काम हो सकता है? देखिए, मेरे ख्याल में आप देखिए टेबल्स किस तरह टर्न हुए हैं। इससे पहले जब भी मुज़ाकरात की बात होती थी तो इमरान खान साहब वॉज द वन जो हमेशा ये कहा करते थे कि ये मुझसे एनआरओ मांग रहे हैं, मैं कतई तौर पे इनसे मुज़ाकरात नहीं करूँगा। सो मेरे ख्याल में हुकूमती साइड से तो हमेशा ही मुज़ाकरात के लिए दरवाज़ा खुला था, वो कभी भी ये नहीं कहते थे कि हम इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। इमरान खान साहब ऑन द अदर हैंड हमेशा इस चीज़ से इनकारी थे, और मेरे ख्याल में ये एक बड़ी एक सेन और बड़ी मैच्योर किस्म की अप्रोच है कि मुज़ाकरात का दरवाज़ा फिर भी खुला रखा गया है। सियासतदान वो सियासतदान नहीं कहलाया जा सकता जो मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर दे।
तो हुकूमती साइड से अगर दरवाज़ा खुला रखा गया है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने अगर इसके लिए भी दरवाज़ा खोला है, तो बॉल अब मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के कोर्ट के अंदर है और उनको कोशिश करनी चाहिए कि दोबारा टेबल के ऊपर बैठें और जल्द अज जल्द उनका प्राइम जो एक ऑब्जेक्टिव है वो है इलेक्शंस के लिए। तो अगर उनको इलेक्शंस की कोई डेट मिलती है, वो जब की भी मिले, लेकिन मिल जाए सही। और पहले भी हम इनकी गिरफ्तारी से पहले हम काफ़ी हद तक इसके करीब आ चुके थे, तो मेरे ख्याल में दोबारा इसका वे आउट जो है वो ढूंढना चाहिए और बगैर किसी शर्त व शराइत के। ये शर्तें नहीं होनी चाहिए जी आप उसको पहले छोड़ें, आप उसको पहले फ्री करें, क्योंकि 9 मई के बाद जो है वो पोजीशंस काफ़ी चेंज हो गई हैं। हुकूमत के पास जो है वो अब अपनी ऑप्टिक्स के हवाले से जो है वो बहुत सी चीज़ें ऐसी आ गई हैं और वो उसके इश्तिहार भी चला रहे हैं, बार बार वीडियो फुटेजेस भी नज़र आ रही हैं किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने जो भी गुलगुपाड़ा किया। तो हुकूमती पोजीशन मेरे ख्याल में इस मामले में कम से कम अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। मंसूर अली खान हमारे साथ मौजूद थे और ये हमारे सामने सूरत हाल है। लेट्स सी आगे क्या होता है। वैसे बड़ा अहम सवाल था हामिद मीर साहब ने जो ख्वाजा आसिफ साहब से पूछा कि इंतखाबात वक्त पे होते हुए नज़र आ रहे हैं, ये सवाल हमसे भी लोग पूछ रहे हैं। अच्छा जी, आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अजायब घरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, यानी म्यूजियम्स। और इस दिन के मनाने का मकसद दुनिया भर की आवाम को अपनी तहजीब और सकाफत और माजी की तारीख को महफूज बनाने के मुतालिक शऊर पैदा करना है। और ये टेक्सला का म्यूजियम है जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे इस वक्त। ये नेशनल म्यूजियम, ये टेक्सला का ही। अच्छा, आपने कौन सा वाला देखा हुआ है मुझे बताएं? ये टेक्सला वाला मैंने बहुत अर्सा पहले देखा। खूबसूरत म्यूजियम है वैसे। It's quite stunning. It is very There is a very nice big one here in Karachi as well. Yes. तो कराची वाले भी वहाँ जा सकते हैं। नेशनल म्यूजियम ये है कराची में है ना, ये वाला नेशनल म्यूजियम। ये मोहता पैलेस भी सॉर्ट ऑफ म्यूजियम का दर्जा है। आर्ट वर्क बड़ा अच्छा है, पुराने ज़माने का। वैसे आर्ट गैलरी भी हो सकती है। ये लोक विरसा में तो डायनासोर का ढांचा है, आप कह रही हैं? यस, लोक विरसा वाला तो मैंने आपको पता कलर कहार में भी एक चौहा है लाहौर का, ब्यूटीफुल। तो जी थीम इस साल इस दिन का है म्यूजियम्स, सस्टेनेबिलिटी एंड वेल बीइंग। यस, जाके म्यूजियम देखें। पूरी दुनिया में वैसे मुझे बड़ा शौक है अगर कहीं जाएं तो म्यूजियम देखने का। पहले अपने देख लें सारे, फिर हम दुनिया को देखेंगे। विल सी यू टुमारो, बाय।